हर रोज इन ख्वाबों में चुपके। वाओ। बस चश्मा लगवा लो, फैशन दिखवा लो, टाइम पे नहीं आना होता। हमारा है 4 लोगों, 4 लोगों का नहीं सुना रहा हूँ, तुम्हारे बरार सर आए हैं। गाइस, नहा के आए हो? अच्छा। हाय जय हिंद यार। गुड आफ्टरनून। सुनो, मेरी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही थी आज। रैपिडो वाला किया। एक बच्चा मैसेज कर रहा, सर मैं भी यही रहता हूँ, छोड़ दूं क्या आपको? मैं कहा नहीं भाई। आपके बरार सर एक चश्मा खरीद लिए हैं, तेरे को दिखाता हूँ। निकाल क्यों दिया? कह रहे हैं आप चश्मा उतारेंगे नहीं। चश्मा लगाओ। ये मेरी शक्ल दिख रही है? हाँ, दिख रही है। मैम से है। गाइस, गुड मॉर्निंग। अरे जी कभी पढ़ा भी लिया कर। आओ तुम क्या करते। चलो ठीक है, करते हैं शुरू, ठीक है। इन लोग को भगा दो, फिर हम करते हैं शुरू। तो ये बताओ, पहले आपने 200 रिवाइज कर लिया है क्या? हाँ भाई, क्या 200 रिवाइज कर लिया है? हम्म। बढ़िया से। ओके, सो आज जो एम है अपना वो ये है कि हम लोग करेंगे 201 से लेकर 350 तक क्वेश्चन। एंड उसके बाद जो आपके लास्ट 150 होंगे ना, वो लास्ट 150 में आंसर के साथ भेज दूंगा, सही रहेगा? बस आपको वो रिवाइज करना होगा। सो 201 से लेकर 350 हम आज करेंगे यहाँ पर क्लास में, यानी आज ही खत्म, ठीक है। उसके बाद लास्ट 150 में आपको शेयर कर दूंगा मोस्ट प्रोबेबली कल तक, ठीक है। इकट्ठा। यार सूरज जी, इकट्ठा कैसे भेज सकते हैं, बनाना भी होता है भैया। इकट्ठा भेज दो। हाँ साक्षी, बिल्कुल। ज्वाइनिंग में दिक्कत आ रही है, एक सेकंड रुक जाओ। रुको, मैं लिंक भिजवा रहा हूँ यार। यार लिंक भेज दो, कुछ दिक्कत हो रही है कुछ लोगों को। बस गाइस 2 मिनट रुकना, ठीक है। जितने लोग यहाँ पर हो अभी, ये इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। तब तक मैं लिंक भिजवा दूं यार, ठीक है। बताओ। तब तक आप लोग बताओ। ज्वाइनिंग में दिक्कत आ रही है कुछ को।
गाइस बस 2 मिनट, ठीक है। हाँ भाई, चलो ठीक है, अभी ठीक है। तो अभी शांत। भैया आपकी वॉइस इंफ्रासोनिक हो गई है, सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो चलो यहीं से स्टार्ट करेंगे। इंफ्रासोनिक वॉइस का मतलब होता है ऐसी वॉइस जो आपको विजिबल नहीं है। जो हमारी रेंज है सुनने की दोस्तों, वो होती है आपकी 20 से 20 हजार हर्ट्स तक, ठीक है। 20 से 20 हजार हर्ट्स तक दोस्तों हमारी वो वॉइस होती है जो हम सुन सकते हैं, ठीक है। उसके नीचे की 20 के नीचे को हम बोलते हैं, आपकी रिकॉर्डिंग ऑन है ना भाई? परफेक्ट, ठीक है। 20 के नीचे वाली वॉइस को हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक। 20 के नीचे वाली आपकी होती है इंफ्रासोनिक, एंड 20 से ज्यादा वाली आपकी होती है दोस्तों अल्ट्रासोनिक। परफेक्ट, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है अपने को। चलो ग्रेट, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 201 से हम शुरू करने वाले हैं, एंड आज 350 तक करेंगे हम लोग। रिएक्शन ऑफ कर दे रहा हूं, रुक जाओ। अबे रिकॉर्डिंग क्या करोगे, इससे रीड कर लोगे ना स्लाइड से ही तुम, सीरियस वालो। चलो, क्वेश्चन नंबर 201, बहुत ध्यान से लास्ट तक पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो एक सवाल आपको सॉइल के ऊपर अगर मिलता है तो राइट वो हम देख लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन आपका ये है कि लेटराइट सॉइल आपको मिलता है ऐसी एरिया में जहां पर बारिश खूब होती है। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, लेटराइट सॉइल से लीचिंग रिकॉल करना, ठीक है। याद कर पाओगे? लेटराइट सॉइल का मतलब लीचिंग होता है। लीचिंग का मतलब ये होता है कि जो सॉइल की ऊपरी परत होती है ना, एकदम ऊपर वाली परत, वो इरोड हो जाती है। और उसी ऊपर वाले परत में क्या होता है, उसी ऊपर वाले परत में आपको मिलता है मैक्सिमम न्यूट्रिशन, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते हैं उसी ऊपर वाले परत में, ठीक है। तो अगर वो ऊपर की लेयर ही आपकी इरोड हो गई दोस्तों, तो ये बताओ क्या वो सॉइल आपकी फर्टाइल बचेगी? तो सॉइल आपकी फर्टाइल नहीं बचती, ठीक है। तो laterite soil is found in high rainfall areas like Kerala and is suitable for tea and coffee। और ये टी और कॉफी के लिए दोस्तों हमारे क्या है, सूटेबल है। ऐसा है क्या? जल्दी बताओ। अरे पढ़ लो भाई। ये कुछ लोग मैं भगा दूंगा यहां से जो ये पूछ रहे हैं बार बार, इसके लिए इंपॉर्टेंट है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। गधा है हो क्या एकदम?
हाँ जी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 201। गुड, ठीक है। तो ध्यान रखना, बिल्कुल आपकी लेटराइट सॉइल वहां मिलेगी जहां खूब बारिश होती है, और इसमें टी और कॉफी खूब आपको देखने को मिलेगा, राइट। टी के प्रोडक्शन में नंबर वन है हमारा केरला, एंड कॉफी में आपका है कर्नाटका। ध्यान रखना। उसके बाद आपका डेजर्ट सॉइल टिपिकली आपकी एल्केलाइन होती है, राइट, थोड़ी सी बेसिक होती है। दोनों दोस्तों आपके स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही। नेक्स्ट, एल नीनो एक हमारा होता है, राइट, इंडियन मॉनसून से जुड़ा हुआ। देखो बस आपको इतना ही रिवाइज करना है भाइयों, दोस्त, बस आपको इतना ही रिवाइज करना है। केरला और कर्नाटका में केरला होगा चाय में, ठीक है। केरला और उसमें कर्नाटका में आपका वो होगा। वैसे तो असम है ऑब्वियसली, अगर आप देखोगे तो 50% कंट्रीब्यूट हमारा असम करता है, लेकिन केरला और कर्नाटका में ध्यान रखना आपका, केरला में ज्यादा टी फेमस है और कर्नाटका में ज्यादा प्रोडक्शन होता है आपकी कॉफी का, ठीक है। चलो यहीं पर आप रिकॉल कर सकते हो, पहली हमारी कौन सी फर्स्ट जीआई टैग, जरा बताओ। सबसे पहले हमने जीआई टैग किसको दिया था दोस्तों? पहला हमारा जीआई टैग हमने किसको दिया है? फर्स्ट जीआई टैग हमने दिया है दार्जिलिंग की टी को। एक ने लिखा है नो वॉइस। यार वॉइस आ रही है क्या मेरी? यहां पर आप हैं अभी अराउंड 1500 लोग, ठीक है। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? ठीक तो है यार। चलो ग्रेट, नेक्स्ट। तो एक टॉपिक आपका आएगा एल नीनो एंड इंडियन मॉनसून। बस आपको यही 500 रिवाइज करना है बैच वालों, और कुछ नहीं करना आपको, एंड साथ में बस करंट अफेयर की क्लास देखना है, खत्म। अगर इससे कुछ भी सवाल आपके नहीं बनेंगे तो वो किसी से नहीं बन रहे हैं, एक बात जान लो बस तुम। आ जाओ नेक्स्ट। इट इज एसोसिएटेड विथ वार्मर सी सरफेस टेम्परेचर। तो आपका एक एलिनो जो होता है, पहली बात ध्यान रखना, एलिनो हमारे मॉनसून को वीक करता है, ठीक है। ये मॉनसून को वीक करेगा, वीकेंस मॉनसून। और जो आपका लानीना होता है, लानीना, ये आपके मॉनसून को स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रेंथन करता है आपके मॉनसून को, ठीक है। सो लालीना स्ट्रेंथन करेगा एंड एलिनो वीकन करेगा। दोस्त अब एक चीज ध्यान रखना कि आपका एलिनो हमारा होता है वार्म करंट, वार्म करंट होता है हमारा एलिनो, और लालीना हमारी होती है कोल्ड करंट। वार्म करंट एंड कोल्ड करंट का इतना मतलब होता है कि गर्म पानी ठंडा पानी, ठीक है। तो एक चीज जान के रखो कि आपका ये वार्म करंट जब पहुंच जाता है पेरू के कोस्ट पर, तो एलिना आपका डेवलप कहां से होना स्टार्ट करता है? पेरुवन कोस्ट पर, ठीक है। पेरू के कोस्ट पर जब ये एलिनो आपका ये वार्म करंट पहुंचता है, तो बिकॉज ऑफ दैट जो विंड का सर्कुलेशन है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, एंड फिर दिक्कत आपको होती है हमारे नॉर्मल उसमें, हवाएं कम आएंगी भारत की तरफ। और जब हवाएं कम आएंगी तो बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा दोस्तों? बिकॉज ऑफ दैट आपका हमारा मॉनसून वीक हो जाता है, मॉनसून कम आता है, ठीक है। तो पहला लिखा है कि ये आपका वार्मर सी सरफेस टेम्परेचर है पैसिफिक ओशन में। अच्छा ये बताओ, पैसिफिक ओशन को देखते ही क्या आपको पांच छह चीजें याद आती हैं? अगर आती हैं तभी आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, ठीक है। पांच छह चीजें आप बिल्कुल रिकॉल कर सकते हो ना, डेट लाइन वगैरह आता है ना भाई, चैलेंजर डीप, मैरियाना ट्रेंच, सब आज गुड। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, इट टिपिकली लीड्स टू एन इंक्रीज इन रेनफॉल अक्रॉस इंडिया। ये आपका टिपिकली एक इंक्रीज करता है रेनफॉल अक्रॉस इंडिया। गलत बात है, मैंने आपको बताया कि एलिनो से रेनफॉल कम होता है। फर्स्ट एंड थर्ड आपका आंसर है, वेरी गुड, ठीक है। चलो नेक्स्ट। तो बस इतना ध्यान रखो कि एलिनो हमारी एक वार्म करंट होती है जो कि पेरू की कोस्ट पर आती है, एंड इसकी वजह से बारिश में कमी होती है, मॉनसून वीक हमारा होता है, ठीक है। ओके, डार्क पेन यूज करूं, लो। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू। पहले बात तो ये ध्यान रखना कि अगर ये हमारा है इक्वेटर, ये है आपका 0 डिग्री, राइट, तो ये है हमारा 90 डिग्री नॉर्थ, ये है 90 डिग्री साउथ, ठीक है भाई। यहां पर आपका होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको आप बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड यहां पर हमारा होता है 23.5 डिग्री साउथ, जिसको आप बोलते हो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, परफेक्ट। दोनों चीज क्लियर जवानो, बढ़िया से। ओके, अब ये ध्यान रखो कि इस जोन को आप बोलते हो, इतने को क्या बोलते हो? इतने को आप बोलते हो ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। दीज आर ट्रॉपिकल जोन। तो जो आपकी ये लाइन है ना 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली लाइन, ये लाइन भारत में 8 राज्यों से पास करती है। सबसे पहले कौन? ये ऑर्डर पूछता है तो राजस्थान से शुरू करो, राजस्थान फिर गुजरात, या गुजरात फिर राजस्थान आपका, उसके बाद एमपी, है ना, यूपी, और उड़ीसा। उड़ीसा से करेगी, ये बताओ, उड़ीसा से करेगी? गुड। सो राजस्थान, गुजरात, एमपी, यूपी और छत्तीसगढ़,
वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, और एक राज्य कोई मिसिंग है? अरे सॉरी, एक मिनट। झारखंड। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, ठीक है। तो ये आपके वो 8 राज्य हैं जहां से पास करता है, ठीक है। अब याद रखो यूपी से क्या पास करता है आपका, एक हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आपको पता है ना कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमारा कौन सा लॉन्गिट्यूड है? 82.5 डिग्री आपका, 82.5 डिग्री ईस्ट हमारा। ये है आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का लॉन्गिट्यूड। ये ईस्ट भी ध्यान रखना, ठीक है। ओके, मिर्जापुर से पास करता है, वेरी गुड। चलो, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका पास करता है थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स, ये पूछा गया है, राइट। या किनसे पास करता है? यूपी से पास नहीं करता, ओके। और राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से पास नहीं करता। तमिलनाडु कहां से पास करेगा? सी आंसर है। नेक्स्ट, ब्लिजर्ड्स जो आपके होते हैं ये एक प्रकार के आपके नेचुरल हैजर्ड होते हैं, सही बात है। ब्लिजर्ड्स हमारे होते हैं एक प्रकार के नेचुरल हैजर्ड। हम्म, करेक्ट बात है। काल बैसाखी दोस्तों हमारे क्या होते हैं? एक थंडरस्टॉर्म का नाम है। जैसे ही मैं आपको थंडरस्टॉर्म बोलूंगा, कोई बादल रिकॉल कर सकते हो क्या आप? दोस्तों एक बादल हमारा होता है क्यूमुलो निम्बस बादल, ओके। क्यूमुलो निम्बस बादल, ये क्यूमुलो निम्बस बादल की वजह से आपका आता है थंडरस्टॉर्म, ठीक है। क्यूमुलो निम्बस बादल रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर थंडरस्टॉर्म के लिए, ओके। और क्यूमुलो निम्बस बादल खुद होता है कॉटन शेप का। या जो आपका हमारा क्यूमुलस बादल होता है वो कॉटन शेप का होता है। निम्बस बादल होता है ग्रे कलर का। और जब दोनों मिल जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं क्यूमुलो निम्बस, जिसकी वजह से थंडरस्टॉर्म आता है। सो काल बैशाखी एक प्रकार का लोकल नेम है आपके थंडरस्टॉर्म का वेस्ट बंगाल में। दोनों आपके करेक्ट है। नेक्स्ट, विच माउंटेन रेंज एक्ट एज अ बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया? यूरोप और एशिया के बीच में बाउंड्री का काम कौन करता है? अल्टाई, एटलस, उरल और हिंदू कुश? जल्दी बताओ। यूरोप और एशिया के बीच में दोस्तों हमारा उरल के पहाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी। Which among the following is not the ideal condition for formation of tropical cyclone? ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए फॉर्मेशन के लिए इसमें से कौन सी चीज आपकी रिस्पॉन्सिबल नहीं है? पहले मुझे ये बताओ, ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम कहां पर उसको हम बोलते हैं टाइफून? ये बताओ, वेयर डू वी कॉल इट टाइफून? हाँ भाई, टाइफून हम कहां बोलते हैं? अच्छा, गुड। कहां पर हम बोलते हैं टॉर्नेडो? टोर्नेडो, गुड, शाबाश। तो ये लोकल नेम भी याद रखना है भाई कि कहां पर हम किस चीज को कहां क्या बोलते हैं, ओके। बढ़िया, आ जाओ। सो यहां पर क्वेश्चन आपका ये है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द आइडियल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन? ठीक है, अब ध्यान रखो, साइक्लोन के लिए सबसे पहली चीज आपको चाहिए होती है लो प्रेशर का एरिया, यानी कि गर्मी वाला एरिया। लार्ज सी सरफेस भी आपको चाहिए होता है, बिल्कुल ये भी करेक्ट बात है, ठीक है। और टेम्परेचर आपको चाहिए क्योंकि गर्मी चाहिए होता है। अपर डाइवर्जेंस भी चाहिए होता है, और कॉर्लिस फोर्स नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। कॉर्लिस फोर्स से ध्यान रखना कि अर्थ के रोटेशन की वजह से जो फोर्स आपका उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्लियस फोर्स आपका, ठीक है। और ये हर चीज को घुमाता है राइट में आपके नदर्न हेमिस्फेयर में, एंड हर चीज को घुमाएगा आपके साउथ में इन सदर्न हेमिस्फेयर। परफेक्ट, चलो। तो इसका आंसर है आपका हाई लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन, राइट। ये एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन दोस्तों आपके हमारे होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन में, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन में एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है, राइट। बीच में लो प्रेशर होता है आपका, ठीक है। और डायरेक्शन आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है इन नदर्न हेमिस्फेयर, राइट। और सदर्न हेमिस्फेयर में आपका होता है डायरेक्शन क्लॉकवाइज। नेक्स्ट, ज्योग्राफी टर्म दिया था किसने? इराटोस्थेन्स ने, इन भाई साहब ने दिया था। दूसरा, एटमॉस्फेयर लेयर दैट कंटेन्स द ओजोन, जिसमें यूवी आपके एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कौन से वाले? यूवीसी कंप्लीटली हो जाता है और यूवीबी पार्शली होता है, ठीक है। इसको एब्जॉर्ब कर लेती है आपकी, वो आपको मिलती है स्ट्रेटोस्फेयर में। क्या दोनों सही है? हाँ भैया, दोनों सही है। कॉर्लियस फोर्स के बारे में एक सवाल है, वेरी वेरी इजी, जरा बताओ। ये आपके मूविंग एयर को, खाली एयर ही नहीं, एयर को हो गया, पानी को हो गया, ठीक है, इन सबको डिफ्लेक्ट करता है राइट में नदर्न हेमिस्फीयर में। और ये जीरो होता है इक्वेटर पर, और इंक्रीज करता है इन स्ट्रेंथ टुवर्ड्स द पोल, राइट। ये जीरो होता है इक्वेटर पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन दोनों हमारे स्टेटमेंट सही है, बस मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है। एंड अगर जहां पर कॉर्लियस फोर्स प्रेजेंट नहीं होगा वहां पर क्या साइक्लोन आएगा? प्रथमेश, ये क्या पढ़ रहे हो तुम? हम्म,
क्या पढ़ रहे हैं आप ये? हमारा एग्जाम इज नॉट सीरियस, ठीक है, कि उसके लिए आप 4 घंटे की वो पढ़ें। हम्म। आ जाओ, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एन एविडेंस इनिशियली प्रेजेंटेड बाई अल्फ्रेड वैगनर? राइट, तो वैगनर साहब जो हमारे हैं, भैया मैंने सीएपीएफ की ज्योग्राफी क्लास की है। अरे भाई, तुम लोग को एक चीज समझ नहीं आती, ठीक है, आपकी जो एग्जामिनेशन की डिमांड है आपको वो फुलफिल करनी होती है। अगर आप अफकैट एग्जाम भी अगर आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है, उसका एक रीजन ये है कि तुम्हारे पास इतना कंटेंट होता है पढ़ने को, है ना। आपने मोटी मोटी किताब बना रखी है अलग अलग सब्जेक्ट्स की, जिसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। समझ रहे हो? इट इज नॉट सीरियस ना, जहां तुम्हारे 120 सवाल आने वाले हैं जीएस के, जिसके लिए आप पढ़े सीएपीएफ की ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तुम यार। जितने मैं तुमको सवाल करा रहा हूं, इसी में से अगर ज्योग्राफी कुछ सवाल आएगा ना, 2 या 3 सवाल आएंगे, वो इसी से आएंगे, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला। लेकिन जो आपकी वो आदतें हैं ना कि नहीं भैया, मतलब आपका फोकस इस पे नहीं होता है कि मैं कितनी बार रिवाइज करूं, आपका फोकस इस पे होता है कि मैं कितना ज्यादा पढ़ लूं। कितना ज्यादा पढ़ने से क्लियर नहीं होता दोस्त, एग्जामिनेशन में याद आने से क्लियर होता है। एक सवाल कम करोगे लेकिन बाकी जो करोगे सही करोगे, जिसके बाद समझ में आ गई है वो अच्छा कर रहा है, बाकी लोग बस लगे हुए। आ जाओ। तो यहां पर पूछा गया है कि एक हमारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हमारी होती है, जिसके बारे में वैगनर साहब ने आपका प्रोवाइड किया था हमारा क्या, एविडेंस। ठीक है, तो इनमें से कौन सा एविडेंस एविडेंस हमारा एक एविडेंस नहीं था? अब ये क्या बात हुई भैया? आपको पता है, पहले ऐसा मानते हैं कि पहले के टाइम पर जो हमारा कॉन्टिनेंट है ना, वो एक बहुत बड़ा एक बॉडी थी। मतलब जो आज के दिन आप देखते होंगे ना कि भारत अलग है, राइट, आज के दिन आप देखते होंगे कि भाई वो अलग अलग कॉन्टिनेंट है ना, एशिया है, अफ्रीका है। मैक्सिमम कंट्री किस देश में, किस कॉन्टिनेंट में आपको पता है ना? अफ्रीका में आपके मैक्सिमम कंट्रीज हैं, ठीक है। तो आज के दिन आपके ऐसे अलग अलग कॉन्टिनेंट हैं, लेकिन किसी जमाने में सब एक थे, एंड उसका नाम था पैंजिया। उसको हम पैंजिया बोलते थे, ठीक है। एंड बाहर के पानी वाले हिस्से को हम बोलते थे पैंथलासा। ठीक, क्लियर है? ओके, तो ये ध्यान रखना, पैंथलासा हो गया और आपका पेंजिया हो गया। उसके बाद भाइयों ये आपके दो पार्ट में ब्रेक होता है, और बीच में जो समुद्र होता है उसको आप बोलते हो टेथीज सी। तो पॉइंट ये है, मैं आपको ये यहां पे समझा रहा हूं कि आज के दिन जो आपको कॉन्टिनेंट देखने को मिलते हैं, हमेशा से ऐसा नहीं था, ठीक है। तो एक आपके वैगनर साहब थे जो, जिनके हिसाब से पहले आपका ये पूरा कॉन्टिनेंट एक साथ था। ठीक, परफेक्ट, चल। तो पूछा गया है आपसे यहां पर कि इनमें से कौन सा एविडेंस दिया गया था। तो पहला है जिग्स ऑफ फिट ऑफ कॉन्टिनेंट, दूसरा है आपका हमारा रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस ओशन, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, चौथा है एग्जिस्टेंस ऑफ मिड ओशनिक रिज। तो ध्यान रखना, मिड ओशनिक रिज से कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें कैसे मालूम चलेगा कि आज के दिन जो पृथ्वी है वो कभी एक थी, मतलब आज के दिन जो आपके हमारे सॉरी वो हैं कॉन्टिनेंट्स हैं वो कभी एक थे, कैसे मालूम चलेगा? सोचो, कैसे मालूम चलेगा? अगर मुझे जो फॉजिल मिल रहा है नॉर्थ अमेरिका में, अगर वही फॉजिल मुझे अफ्रीका में मिलेगा, तो मैं ये बता सकता हूं ना कि यार एक टाइम पर अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका साथ में थे। जो रॉक आपको मिल रहा है एक कॉन्टिनेंट में, अगर वही रॉक मिलेगा कहीं और, देन यू कैन डेफिनेटली जज। तो आपका आंसर डी है, राइट। ये चीज से बिल्कुल हम जज नहीं कर सकते, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, यहीं पर मैं एक चीज आपको और रिकॉल कराने की कोशिश करूंगा भाइयों। क्या आपको पता है कि आपका कॉन्टिनेंटल जो आपका कॉन्टिनेंट है और आपका वो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो आपका होता है दोस्तों, और जो पानी वाला क्रस्ट होता है, ओशनिक क्रस्ट होता है, डू यू नो कि दोनों में से डेंसर कौन होता है ज्यादा? दोनों में से डेंसर ज्यादा कौन होता है? जल्दी बताओ। सो प्लीज ध्यान रखना, ओशनिक क्रस्ट इज मोर डेंसर। अभी जो आप 500 जीके कर रहे हो ना, राइट, अगर किसी के मन में एक ये डाउट हो सकता है कि भैया अलग से हम हिस्ट्री की क्लास क्यों नहीं कर रहे हैं, अलग से ज्योग्राफी क्लास क्यों नहीं। तुम अगर ध्यान से देखो, ये जो 500 सवाल बनाए गए, आप नोटिस कर पाए हो? ये जो 500 सवाल बनाए गए हैं उसमें अलग से ही बनाए गए हैं। आपके ज्योग्राफी के लगातार 50 सवाल हैं, दिख रहा है आपको? राइट, उसके पहले हिस्ट्री अभी आगे और आएगी, बट इसके पहले भी आप स्टार्टिंग में देख चुके हो भैया। हाँ, तो बस उसको रिवाइज करने फोकस करो। इस चक्कर में प्लीज मत रहा करो कितना पढ़ लो, बिकॉज अथाह है ना। जीएस कोई लिमिट ही नहीं है भाई।
लेकिन बेस्ड ऑन जो हमारा ट्रेंड है या पीवाईक्यूज होते हैं उसको एनालिसिस करके ये चीजें बनाई गई। अब मैं चाहूं तो इसी 500 क्लास की रिकॉर्डिंग को 10 पार्ट में डिवाइड करके लगा दूं, अवार्ड की एक अलग से कर दूं, है ना, स्पोर्ट्स की अलग से कर दूं, ज्योग्राफी की अलग से कर दूं, पॉलिटी अभी आगे आएगी उसकी अलग से कर दूं, करंट इसी में करंट अफेयर निकल जाएगा, इसी में निकल जाएगी हिस्ट्री। तो अगर कोई चीज आपके लिए बनाई गई है तो प्लीज इन चक्करों में मत रहा करो कि भैया और मैं क्या कर लूं, सीएपीएफ की भी जीएस कर लूं क्या, या भैया सीडीएस वाली भी क्लास कर लूं क्या। कुछ नहीं करना। तुम बैच में इसीलिए आते हो ना कि तुम्हें वो चीज जो मिले सटीक मिले, टू द पॉइंट मिले। बस ये 500 करना है आपको स्टैटिक के लिए, और कुछ नहीं करना। ठीक है भाई, आओ चलो। एमंग दी मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स, हमारे इनमें से कौन सी आपकी एक बहुत बड़ी ओशनिक प्लेट है। तो ये बात ध्यान रखना कि जो आपका ओशनिक प्लेट होती है, ओशनिक क्रस्ट होती है, वो ज्यादा डेंसर होती है एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। लेकिन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ज्यादा थिक होती है, इसकी थिकनेस दोस्तों ज्यादा होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू ओशनिक क्रस्ट हमारी। परफेक्ट। आ जाओ नेक्स्ट। तो यहां पर कौन सी आपकी ओशनिक प्लेट है जो कि हमारी बहुत लार्ज है। अब प्लेट का मतलब क्या होता है कि आपकी जो पूरी लिथोस्फेयर है, या पूरा आपका हमारा जमीन है। लिथोस्फेयर का मतलब क्या होता है जरा बताओ, व्हाट इज लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर का मतलब होता है जो आपका आउटर क्रस्ट है, या जो पूरा क्रस्ट का हिस्सा है, साथ में जो आपका अपर मेंटल है। तो क्रस्ट और अपर मेंटल को हम मिलाकर बोलते हैं लिथोस्फेयर। ठीक है भाई, ओके। तो एमंग द मेजर टेक्टोनिक प्लेट, इनमें से कौन सी आपकी ओशनिक प्लेट है, ये पूछा गया है दोस्तों। तो इसका आंसर जवानों क्या होगा, इसका आंसर आपका होगा, वेरी गुड, पैसिफिक प्लेट हमारी। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखना कि आपका जब अंदर जाते हो, राइट, अंदर जाने पर आउटर जो आपका मेंटल है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। इनर मेंटल होता है सॉलिड फॉर्म में। लेकिन सबसे कंफ्यूजन होता है लोगों को आउटर कोर में। सो आउटर कोर एक होता है हमारा आउटर कोर, और एक हमारा होता है इनर कोर। आउटर कोर एंड इनर कोर, अब दोनों में अंतर क्या है जरा बताओ। तो प्लीज ध्यान रखें, आउटर कोर जो आपका होता है वो किस फॉर्म में होता है, ये लिक्विड के फॉर्म में होता है, और इनर कोर हमारा होता है सॉलिड के फॉर्म में। ओके, इनर कोर विल बी इन सॉलिड फॉर्म। गुड, बढ़िया, नेक्स्ट। अब प्लेट बाउंड्री, जहां पर नया क्रस्ट दोस्तों जनरेट होता है। अब देखो प्लेट्स का मतलब क्या हुआ भाइयों, प्लेट्स का मतलब क्या हुआ। जैसे अगर आपको पता हो कि हमारी पूरी धरती जो है ऐसे बहुत सारी प्लेट्स में बटी हुई है, ठीक है, बहुत सारे आपके प्लेट्स में ऐसे बटी हुई है। तो ये आपस में, ये इधर जा रही है प्लेट, ये इधर जा रही है, एक दूसरे प्लेट को पुश कर रहे हैं। ठीक, प्लेट का मतलब क्या है, जमीन के अलग अलग टुकड़े। अब जमीन के अलग अलग टुकड़े कई हिसाब से मूव कर सकते हैं। ये मे बी दोनों एक तरफ आ जाएं, या मे बी दोनों चले जाएं आपके अपोजिट साइड, या मे बी दोनों पैरेलल मूव कर जाएं, राइट। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आपकी हैं यहां पर। तो ये ध्यान रखना कि जब दोनों एक तरफ आती हैं तो ऐसे प्लेट बाउंड्री को आप बोलते हो कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री आप इनको बोलते हो, ठीक है। और उसके बाद ऐसी प्लेट जहां वो दूर दूर जाएं, इनको आप बोलते हैं डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री हमारे, ठीक है। और ये आपके जो हमारे पैरेलल होते हैं, इनको आप ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बोलते हो। तो ये चीज ध्यान रखो कि नया क्रस्ट जनरेट आपका कहां पे हो रहा होता है, नया क्रस्ट जनरेट आपका हो रहा होता है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री को आप कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी कहते हो, और कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री को डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी आप कहते हैं, ठीक है। सो डाइवर्जेंट बाउंड्री पर आपके नए क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा होता है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग रिपेयर्स ऑफ रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ये रिवर्स हैं और उनकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, आपको बताना है इनमें से कितने पेयर करेक्ट हैं। ऐसा सवाल भी आपके में आ सकता है, हाउ मेनी पेयर करके, ठीक है। सो गंगा की आपकी हमारी ट्रिब्यूटरी है कोसी, जिसको आप सौरो ऑफ बिहार कहते हो, सही बात है। ब्रह्मपुत्र की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है सुबनसिरी, और नर्मदा दोस्तों उसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है तावा नदी। हाँ भाई, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है तावा नदी। तो क्या यहां पर तीनों सही हैं या तीनों गलत है, जल्दी बताओ। तो ध्यान रखो, सुबनसिरी रिवर को दोस्तों हम लोग गोल्ड रिवर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सुबनसिरी को हम लोग गोल्ड रिवर के नाम से भी जानते हैं। और ये भी ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र रिवर आपके निकलती है चेमयंगडुंग ग्लेशियर से, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से, ठीक है। चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। और गंगा रिवर आपकी निकलती है हमारी कहां से, गंगोत्री ग्लेशियर से, जहां से निकलती है हमारी कौन सी रिवर, भागीरथी रिवर। भागीरथी रिवर वहां से निकलती है। और इसी भागीरथी रिवर के ऊपर आपका डैम है जिसका नाम क्या है, सॉरी, सबसे सबसे ऊंचा आपका भारत का डैम है जिसका नाम है हमारा टेहरी बांध, टेहरी डैम। ओके, ध्यान रखना भाई,
ठीक है। और नर्मदा रिवर जो आपकी है वो लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है भारत की। इट इज द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर। कौन सी? हमारी नर्मदा। नर्मदा निकलती कहां से? निकलती है अमरकंटक से। अमरकंटक हिल है आपके, वहां से निकलती नर्मदा। मुझे बताओ नर्मदा में कौन सा वाटरफॉल है हमारा? नर्मदा में कौन सा वाटरफॉल है दोस्तों, जल्दी। कौन सा वाटरफॉल आपको मिलेगा नर्मदा में? तो यह है आपका हमारा धुआंधार वाटरफॉल। ठीक है। और आपको जान के हैरानी होगी कि जो हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वो आपके किस रिवर के ऊपर है? वो नर्मदा रिवर के किनारे ही है। आपकी नर्मदा और तापी, ये दो रिवर हैं जो बहती हैं किस फॉर्म में? जो आप बहती हैं आपके हमारे रिफ्ट वैली के फॉर्म में। तीनों सही थे यहां पर दोस्तों। ओके, ऑल थ्री वर करेक्ट। एंड साथ में जो हमने रिलेट किया ये आपको ध्यान रखना था। ठीक है, बढ़िया, तीनों सही थे। चलो नेक्स्ट। अर्थक्वेक की वेव के बारे में आप जानते होंगे, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो जहां पर देखो अर्थक्वेक के अंदर दोस्तों जहां से वाइब्रेशन निकलना शुरू होता है उसको हम बोलते हैं कौन सा पॉइंट? फोकस। इसी फोकस को आप कहते हो हाइपो सेंटर। फोकस को ही आप कहते हैं हाइपो सेंटर। फोकस के एकदम परपेंडिकुलर ऊपर सरफेस पर जो पॉइंट होता है उसको आप कहते हैं एपी सेंटर। इट इज कॉल्ड एपी सेंटर हमारा। परफेक्ट। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखो भाइयों कि आपके फोकस से सबसे पहले निकलती है आपकी पी वेव, उसके बाद निकलती है आपकी एस वेव। ठीक है, पी वेव एंड एस वेव आपकी। ठीक है, तो फर्स्ट वेव कौन निकलती है? पी वेव। सेकेंड वेव कौन निकलती है? आपकी एस वेव। ध्यान रखना, पी वेव जो आपकी है हमारी, पी वेव ट्रेवल कर सकती है सॉलिड से भी, लिक्विड से भी और गैस से भी, और ये स्पीड का ऑर्डर है। लेकिन जो आपकी एस वेव है वो केवल और केवल ट्रेवल करती है ओनली इन सॉलिड। ठीक है, ओनली इन सॉलिड आपकी ट्रेवल करेगी आपकी दोस्तों एस वेव हमारी। परफेक्ट। अब पूछा गया है पी वेव फास्टेस्ट होगी, सही बात है। एस वेव स्लोअर होगी और ट्रेवल कर सकती है, ये गलत है सेकंड आपका। ये केवल दोस्तों होगा सॉलिड, लिक्विड आपका नहीं हो सकता। ठीक है, केवल और केवल सॉलिड हमारा होगा। परफेक्ट। चलो नेक्स्ट। एक चीज ध्यान रखना कि सॉलिड में स्पीड जो होगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, नेक्स्ट। एक डीप वैली विथ वेरी स्टीप टू स्ट्रेट साइड्स, ये आपके सीडीएस का वीवाईक्यू है, वो वहां से लिया है मैंने जस्ट आपको रिवाइज कराने के लिए। एक डीप आपकी वैली है जिसमें कि, जैसे कभी अगर आप पहाड़ पर गए हो भाइयों, ठीक है, तो पहाड़ पर बहुत सारे आपके लैंडफॉर्म बन रहे होते हैं। जैसे मान लो ये पहाड़ है, अब इस पहाड़ पर यहां से नदी बहने लगी। ठीक है, जब नदी यहां से बहेगी तो नीचे की जमीन को नदी क्या करेगी? इरोड कर देती है। बहते हुए पानी में बहुत ज्यादा फोर्स होता है। ओके, तो बहता हुआ पानी क्या करता है? चीजों को इरोड कर देता है। ठीक है भाई, तो ये यहां पर बहेगी और नीचे की जमीन आपकी इरोड हो गई और यहां पर हो जाता है गड्ढा। ठीक, और इस गड्ढे को हम बोलते हैं पहले तो वी शेप्ड वैली। अब जब ये गड्ढा और वाइड हो जाता है और डीप हो जाता है, राइट, तो उसको हम गॉर्ज बोलते हैं, जिसमें आपको स्टीप टू स्ट्रेट साइड मिलते हैं, यानी ये आपका गॉर्ज दोस्तों होता है। ठीक, नेक्स्ट। कौन सी एटमॉस्फेरिक गैस होती है जो ट्रांसपेरेंट होती है टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन बट ओपेक होती है टू आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन? अब ये वर्ड्स जिनको नहीं पता, सीरियस वालों को पता होता है, जो सीरियस बैच में होंगे बहुत अच्छे से, बाकी लोग सीख लो, बहुत आसान सा है। देखो, अगर दोस्तों ये सन है, सन से क्या आती है? लाइट आती है, इसको आप बोलते हो इंसोलेशन। ठीक है, और ये किस नेचर में होती है? आपके शॉर्ट वेव के फॉर्म में होती है, शॉर्ट वेव के फॉर्म में होती है। और नीचे मान लो ये जमीन है, अब रास्ते में आपकी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। तो एक बात ध्यान रखना, जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ये जब सन की लाइट आ रही होती है, जिसको आप इंसोलेशन बोलते हो, उसके लिए ये ट्रांसपेरेंट होती है, उसके लिए होती हैं ट्रांसपेरेंट। ठीक है, लेकिन जब हीट जमीन पर आती है, अर्थ उसको एब्जॉर्व कर लेती है और वापस भेजती है लॉन्ग वेव के फॉर्म में, वापस लॉन्ग वेव के फॉर्म में भेजती है, जिसको आप टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का नाम देते हो, राइट। देन दोस्तों वो उसको ट्रैप कर लेते हैं आपके ग्रीन हाउस गैस। यानी जब आउटगोइंग जो आपका टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, उसके लिए वो ओपेक होता है आपका ग्रीन हाउस गैसेस। आई नो कुछ लोग को समझ नहीं आया होगा ना, बहुत आसान है, समझो। जो सन से लाइट आ रही होती है तो रास्ते में जो ग्रीन हाउस गैस होती है वो उनको नहीं रोकती, लेकिन जब अर्थ से वही हीट वापस जा रही होती है तो उसको रोक लेती है आपकी ये ग्रीन हाउस गैसेस। और बिकॉज ऑफ दैट आपका जो गर्मी बढ़ती है वो इन्हीं वजह से बढ़ती है। ठीक,
तो कोई अगर आपसे पूछे कि एटमॉस्फेयर को मेनली गर्म कौन करता है, तो ये होता है आपका टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ऑफ अर्थ। एटमॉस्फेयर आपका जो हीटेड होता है, एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाई आपका टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है, चलो। तो आप बताओ जरा, इनमें से कौन सी गैस है जो ट्रांसपेरेंट होगी इनकमिंग रेडिएशन के लिए एंड ओपेक होगी फॉर आउटगोइंग। यानी कुल मिला के आप पूछ रहे हो ग्रीन हाउस गैस का नाम बता दो। ठीक है, तो ये है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का नाम लेता हूं, क्या आप याद कर सकते हैं कि आपके जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं, थम्स अप, कोका कोला पीते हो आप, सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। आपके जो भी चीजें फूलती हैं उसमें CO2 गैस ही होती है, जिसकी वजह से वो चीज आपकी फूल रही होती है। मजा आ रहा है ये बताओ? जितनी भी आपकी स्पॉन्ज चीजें होती हैं, आप नहीं पीते हो। तो अभी केवल हुए हैं 15 सवाल, लेकिन ये बताओ मुझे, आपने कितनी चीजें पढ़ ली या रिवाइज कर ली भाइयों 15 सवाल में ही आपकी ज्योग्राफी के? हम्म, बढ़िया। चलो ग्रेट। तो बस जब मैं आपको ये बोलता हूं ना कि केवल इस क्लास को करना है, इसमें सब है आपका, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, पूरा स्टैटिक, और साथ में करंट अफेयर के क्वेश्चन में आपको मैं दूंगा। ठीक है, कल वाली क्लास आपने देखी होगी, उसके बाद भी दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो इन सब के बाद अगर आप अच्छा ना कर पाओ तो फिर क्या करें यार। ठीक है, चलो। लोकल विंड एंड ग्रासलैंड्स के नेम हमारे कभी कभी पूछ लेता है। ध्यान रखो, चीनूक जो है हमारा, ये रॉकी माउंटेन है अमेरिका में, सही बात है। और पंपास आपके घास के मैदान है अर्जेंटीना के। दोनों दोस्तों आपके करेक्ट बात। नेक्स्ट, इन द अर्थ के हीट बजट में रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन को हम क्या बोलते हैं? राइट। तो एक चीज ध्यान रखो भाइयों, जब यहां से सन से लाइट आ रही थी, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इंसोलेशन। ठीक है, जब अर्थ ने हीट को एब्जॉर्व कर लिया और उसको वापस भेजा, उसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। लेकिन रास्ते में जो भी आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, रास्ते में जो भी दोस्तों आपके डिफरेंट डिफरेंट हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो जो रिफ्लेक्ट करते हैं दोस्तों लाइट को, उसको आप एल्बिडो बोलते हो। यानी एल्बिडो क्या होता है? अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बाय एनी ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड एल्बिडो। अब ध्यान रखना, कोई भी चीज अगर जितनी ज्यादा सफेद होगी, व्हाइट चीजों का एल्बिडो ज्यादा होता है आपके ब्लैक चीजों से। ठीक, ये ध्यान रखना। एक और चीज ध्यान रखना कि जो आपके अपर क्लाउड हैं, अपर क्लाउड का एल्बिडो कम होता है एज कंपेयर टू लोअर क्लाउड। क्यों? क्योंकि लोअर क्लाउड आपके थिक ज्यादा होते हैं, बात ध्यान रखना। ठीक है, एक और बात ध्यान रखना, मैक्सिमम एल्बिडो आपके होता है वेनस का, क्योंकि वेनस का एटमॉस्फेयर बना होता है H2SO4 से, सल्फ्यूरिक एसिड से मिलकर दोस्तों आपका बना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा होगा एल्बिडो। नेक्स्ट, आइसोलाइन टर्म्स इन ज्योग्राफी, इसका मतलब क्या होता है? सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आइसो लाइंस। तो आइसो बार आर आपकी वो लाइंस हैं जो कि सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले को ज्वाइन करती हैं, और आइसो हाइट्स जहां पर सेम टेम्परेचर होता है। ये गलत है, आइसो हमारा थर्म होगा ये। सो आइसोथर्म क्या होता है? जो इक्वल टेम्परेचर को ज्वाइन करता है। फिर मुझे बताओ आइसो हाइट्स क्या होता है? चिनूक विंड भी है और चिनूक नाम का हेलीकॉप्टर भी है आपका। तो आइसो हाइट होता है दोस्तों आपके इक्वल रेनफॉल। ठीक है, जहां जहां इक्वल रेनफॉल होता है, इक्वल रेनफॉल, वहां वहां दोस्तों आइसो हाइट आप बोलते हैं उसको। शाबाश, गुड यार। आप में से काफी लोग, मतलब काफी क्या, मतलब मेजोरिटी 90% लोग सही जवाब दे रहे हो यार, गुड। दैट शोज कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। जब आप रिवाइज करना ना, तो आप ये रिकॉर्डिंग की जगह आप चाहो तो ये स्लाइड से रिवाइज कर लेना। ठीक है, बिकॉज स्लाइड में क्वेश्चंस लिखे हैं, आंसर लिखे हैं, तो रिकॉर्डिंग में क्यों टाइम देना, है ना? तो आप खुद से जब आप यहाँ पर लिखा हुआ देखोगे कि कॉन्टिनेंट क्रस्ट का मतलब क्या है, तो आपको खुद स्ट्राइक करेगा कि हाँ, ओशनिक क्रस्ट ज्यादा हमारा आंसर होता है। बाकी आपके ऊपर, आप कैसे कैसे वो कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो। चलो नेक्स्ट। तो ये दोस्तों हमारा सेकंड रॉन्ग था, पहला आपका सही था। नेक्स्ट, इंटरनेशनल बॉर्डर, मैंने आपको उस दिन लिखाया था अपनी क्लास में, सुपरलेटिव वाली क्लास में मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलो बताओ तीनों में से कौन सी चीजें हमारी होंगी?
तुम क्यों मुझे तुम, गुड, ठीक है। सो वेरी इजी क्वेश्चन, बट ऐसे भी आसान सवाल आपको मिल जाते हैं। तो हमारा सवाल ये था कि यहाँ पर आइसो, सॉरी, रेडक्लिफ लाइन हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच में, सही बात है, हाँ। मैकमोहन भारत चाइना, डूरंड पाकिस्तान अफगानिस्तान। इवन डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी हम कंसिडर करते हैं, बिकॉज पीओके पाकिस्तान के कब्जे में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे साइंस के क्वेश्चंस की, जो आप ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हो, लेकिन यहां पर हम इन 500 में हर एक चीज पढ़ रहे हैं। चलो, ब्रॉन्ज और ये एलॉयज याद है कि नहीं, ये बताओ पहले मुझे। क्या सभी को एलॉयज, एक तो एलॉयज हो गया, दूसरा दोस्तों आपका एक सवाल आता है हमारे उसके ऊपर, क्या नाम है उसका, अरे भूल गया, वाइटमिन के ऊपर, ठीक है, कि कौन से वाइटमिन का कॉमन नाम क्या है। फिर एक आता है कौन सा एसिड किस में मिलेगा, ये सब आपको मैंने पढ़ा रखा है साइंस के उसमें, ठीक है। तो होपफुली आपको याद होगा। चलो टेस्ट के फॉर्म में करते हैं, तो यहां मैं कम रिलेट करूंगा, ठीक है। ब्रॉन्ज आपका एक अलॉय है जिसमें कॉपर और टिन होता है। तो इसका मैंने आपको ट्रिक सिखाया था कि जेड वाला सिंबल इसमें नहीं होगा, वो ब्रास में होगा। तो ब्रास में जिंक होता है और ब्रॉन्ज में आपका टिन होता है, ठीक है, सही बात। सोल्डर में होता है टिन और लेड। स्टेनलेस स्टील में आपका आयरन, क्रोमियम और निकेल, ये तीनों चीजें हमारी होती हैं। तीनों दोस्तों आपका करेक्ट बात है। नेक्स्ट, एक्वारेजिया एक मिक्सचर है आपके 3:1, उसमें क्या क्या होता है ध्यान रखना। एक्वारेजिया इतना खतरनाक होता है कि उसमें कोई भी चीज, गोल्ड हो, प्लेटिनम हो, सिल्वर हो, कोई भी चीज डिसॉल्व हो जाएगी। और इसमें मैक्सिमम हमारा क्या होता है, मैक्सिमम HCl होता है। तो HCl होगा 3 और आपका HNO3 नाइट्रिक एसिड आपका 1 होता है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, कैडमियम पॉल्यूशन, टेस्ट के फॉर्म में लो और जल्दी जल्दी मुझे आंसर बताओ। कैडमियम पॉल्यूशन दोस्तों आपका किससे एसोसिएटेड है? क्या यहीं पर आप मीना माता डिसीज रिकॉल कर सकते हो, मरकरी से रिकॉल कर सकते हैं, वेरी गुड। तो ये आपका इताई इताई दोस्तों आपकी बीमारी है, बढ़िया। आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए, अभी दिल्ली वगैरह में हो रही थी ना ये, हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम में, कि आर्टिफिशियल रेन हमारा किससे प्रोड्यूस होता है। सो आर्टिफिशियल रेन इज प्रोड्यूस्ड बाय सीडलिंग क्लाउड्स विद सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट। हाँ भाई, तो ये आपका सिल्वर आयोडाइड, वेरी गुड। सेपरेशन वाले क्वेश्चंस, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से आप क्रीम को मिल्क से अलग करते हो, राइट। जो आप ब्लड टेस्ट कराते हो, ब्लड टेस्ट आपका हो गया, यूरिन टेस्ट आपका हो गया, राइट। या वॉशिंग मशीन किस प्रिंसिपल पर काम करती है, PYQ है आपका। तो ये तीनों चीज दोस्तों सेंट्रीफ्यूगेशन पर काम करती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो आपके मिसिबल लिक्विड होते हैं उनको अलग करती है, और क्रोमेटोग्राफी में आपके जो कलर वाले पिगमेंट होते हैं हम उनको अलग कर रहे होते हैं। तीनों पेयर दोस्तों यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट, कौन से डिवाइस से आप मेजर करते हो प्रेशर इनसाइड द आई? आई के अंदर जो प्रेशर होता है उसको मेजर करने के लिए आप कौन सा डिवाइस यूज करते हो? तो ये टोनोमीटर है, आपके लिए नया सवाल है। टोनोमीटर होता है हमारे आंखों के अंदर प्रेशर, ठीक है। ध्यान रखना, आंखों में होती है रेटिना, रेटिना में ही बनती है क्या, इमेज, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन होती है दोस्तों कहां पर, रेटिना पर। तो अगर आपकी ये आंख है, ठीक है, तो आपका रेटिना होता है कहां पर, एकदम यहां पर होता है। अगर मान लो ये आंख है आपकी, तो ये पॉइंट होता है आपका रेटिना, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर आपकी इमेज रेटिना के आगे बन जाए तो, यहां पर, तो अगर पहला केस, अगर आपकी इमेज जो है वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना बन रही है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ठीक है, अगर आपकी इमेज रेटिना के फ्रंट पर बन रही है दोस्तों, तो फिर ये आपको कौन सा बीमारी है, आपको मायोपिया हो रखा है, ठीक है। और मायोपिया का मतलब होता है नियर साइटनेस। नियर साइटनेस का मतलब नजदीक की चीज आपको दिखती है लेकिन दूर की नहीं दिखती। तो इसको करेक्ट करने के लिए आप यूज करते हैं क्या, कॉनकेव लेंस, जिसका फोकल लेंथ होता है नेगेटिव, राइट। यानी जो आपको चश्मा लगेगा उसका पावर नेगेटिव होगा। लेकिन दूसरा केस ये होता है कि आपकी इमेज बिहाइंड बनती है रेटिना के, बिहाइंड रेटिना। तो ऐसे डिफेक्ट को आप बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। दिस इज कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है दोस्त, इसमें आपका होता है फार साइटनेस, यानी आपको दूर का दिख रहा होता है, नजदीक का नहीं दिख रहा होता। और इसमें आप यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस, जिसका फोकल लेंस होता है पॉजिटिव। बढ़िया लगा, ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपके ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब हो रही होती है, राइट। क्या ये सही बात है? नहीं सर, एक्सो का मतलब ही होता है बाहर जाना। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में दोस्तों एनर्जी, हीट आपकी रिलीज होती है,
ठीक है। और इंडोथर्मिक रिएक्शन में दोस्तों हीट हमारी क्या होती है, हीट आपकी हमारी एब्जॉर्ब हो रही होती है, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो उल्टा है कॉम्बिनेशन का, बिल्कुल सही बात है। डिकम्पोजिशन का मतलब ये होता है कि एक आपका रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट में आपका डिवाइड हो जाए। पहला रॉन्ग था, दूसरा आपका करेक्ट है। इनमें से कौन सी इनर्ट गैस को आप एज अ कूलेंट यूज करते हैं दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्टर में? वेरी वेरी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ऐसे सवाल बहुत बार रिपीट होते हैं आपके, बताइए। तो ये हीलियम गैस है दोस्तों, जिसको हम यूज करते हैं कूलेंट के फॉर्म में आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। नेक्स्ट, सभी मेटल हमारे होते हैं सॉलिड सिवाय मरकरी के, सही बात है। और सभी हमारे, एक और चीज ध्यान रखना आपका, ब्रोमीन, ब्रोमीन ऐसा हमारा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है। इट इज अ नॉन मेटल जो होगा लिक्विड फॉर्म में। आयोडीन दोस्तों नॉन मेटल होकर भी चमकीला होता है, ये एक्सेप्शन है आपके। और ग्राफाइट हमारा गुड कंडक्टर होता है, ऑल्दो नॉन मेटल होता है बट इट इज गुड कंडक्टर, राइट। यहां पर तीनों आपके स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, इनमें से अल्काली का मतलब क्या होता है? तो देखो आपके दोस्तों, एक एसिड होता है और एक बेस होता है, ठीक। एसिड का जो पीएच होता है वो होता है 0 से लेकर अंडर 7, और बेस का होता है 7 से लेकर 14, 7 प्लस से लेकर 14 तक, ठीक है भाई, ध्यान रखना। अब बेस दो प्रकार के होते हैं, ऐसे बेस जो वाटर सल्यूबल होते हैं, ठीक है। वाटर सल्यूबल बेस को आप बोलते हो अल्काली, वाटर सल्यूबल बेस हमारे अल्काली कहलाते हैं, ठीक है। और बेस का एक और नाम होता है एल्केलाइन, एल्केलाइन। तो सवाल यहां पर कौन सा करेक्ट है? अल्काली आपके ऐसे बेस होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विजिबल स्पेक्ट्रम में रे ऑफ लाइट जिसकी मिनिमम वेवलेंथ होगी, तो ये आपको याद भी होगा, विबग्योर करके आप याद कर लेते हो, राइट, कि भैया वायलेट सबसे कम होगी। तो मिनिमम वेवलेंथ होगी वायलेट की और मैक्सिमम वेवलेंथ होगी किसकी? रेड की। आपको आसमान सुबह लाल रंग का क्यों दिखता है, रेड स्काई क्यों होता है मॉर्निंग और इवनिंग में? मॉर्निंग और इवनिंग में आसमान लाल क्यों होता है? बिकॉज बाकी रंग आपके स्कैटर हो जाते हैं, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट स्कैटर हो जाते हैं बाकी रंग, और आपको जो रंग की वेवलेंथ ज्यादा होती है वो दूर से दिख रही होती है, और वो लाल रंग होता है हमारा, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखना कि वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके फ्रीक्वेंसी से, यानी जिसकी आपकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी कम होगी। क्या आपको ईएम वेव्स का ऑर्डर याद है? रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी आपकी होती है सबसे कम, उसकी वेवलेंथ होती है सबसे ज्यादा। ओ भाई साहब, बहुत रिवाइज कर लिया यार। ठीक है, पानी पी लें भाई। सो मजा आ रहा है ये बताओ? मजा आ रहा है जवानों? तुम क्यों दरमियां साथ है? स्वाद आ गया। एंड ऑल्सो थैंक यू आने के लिए, बिकॉज मुझे उम्मीद नहीं थी कि सब आ जाओगे दोपहर में यार, बट थैंक यू भाई। चलो पानी पी लो सब लोग। चलो, इस वीडियो के लिए और क्या चाहिए भैया, बस इसको रिवाइज करना है और कुछ नहीं करना भाई। ओके सर, मैंने एक वीक की छुट्टी ले ली है जॉब से, ठीक है अभिषेक? ओके डन, बढ़िया। नेक्स्ट चलो, पानी पी दीजिए जल्दी से। अब रिलेट कम करेंगे बिकॉज ये पहले भी आप पढ़ चुके हो साइंस वगैरह, तो ठीक है, आपको आता है। चलो नेक्स्ट, एड्रेनालाइन दोस्तों आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है, ये आपका है फाइट और फ्लाइट हार्मोन, जो कि आपके हार्ट बीट को इंक्रीज करता है और ब्रीदिंग को इंक्रीज करता है। इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए, और एक ग्लूकागन होता है आपका, जो हमारा वो होता है ना, क्या नाम है उसका, पैनक्रियास। पैनक्रियास ग्लूकागन हार्मोन को भी रिलीज करता है, जो कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके ब्लड में शुगर की लेवल बहुत कम हो जाती है। सो ब्लड के शुगर लेवल को इंक्रीज करने के लिए भी एक हमारा हार्मोन होता है, ठीक है। तो वो है हमारा आपका ग्लूकागन हार्मोन। सो ग्लूकागन एंड आपका इंसुलिन दोनों ध्यान रखना। नेक्स्ट, थायरॉक्सिन हार्मोन आपका रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को हमारे, तीनों दोस्तों आपकी करेक्ट बात है। नेक्स्ट,
इनमें से कौन सा मेटल एग्जिस्ट करता है लिक्विड फॉर्म में? मरकरी हमारा हो गया। रोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि आप सल्फाइड ओर्स को हीट करते हो ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। तो कोई भी अगर सल्फर के फॉर्म में मौजूद है तो आप रोस्टिंग करके उसको पाते हो। और कैल्सिनेशन आप करते हो अगर कोई कार्बोनेट ओर के फॉर्म में मौजूद हो। हाईली रिएक्टिव मेटल जैसे एल्यूमिनियम आपके इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करके हम इनको प्राप्त करते हैं, जिसमें आप कार्बन का यूज कर रहे होते हैं रिडक्शन में। तीनों दोस्तों आपके करेक्ट बात है। नेक्स्ट, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं डेंटिस्ट टू सी इन लार्ज इमेज। तो ध्यान रखना, कॉनकेव मिरर हमारा होता है कन्वर्जिंग मिरर और कॉन्वेक्स मिरर हमारा होता है डाइवर्जिंग मिरर। और लेंस में इसका उल्टा होता है। जो चीज कॉनकेव मिरर के बारे में आप पढ़ते हो वही सेम चीज कॉन्वेक्स के बारे में आप पढ़ते हैं। ठीक है, चलो। तो यहां पूछा गया है इनमें से कौन सा करेक्ट है हमारा भाई। तो पहला है आपका कॉनकेव मिरर हमारे आप डेंटिस्ट यूज करते हैं टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ। दूसरा है कॉन्वेक्स यूज करते हैं, ये भी सही है। कॉनकेव आपका आप यूज करते हो ट्रीट करने के लिए मायोपिया। तीनों दोस्तों हमारे करेक्ट बात। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी, जल्दी बताओ मुझे। वाइटमिन्स के दोस्तों आपके डेफिशिएंसी, राइट। और वाइटमिन्स हमारे इनके कॉमन नेम्स के ऊपर भी सवाल आ जाता है, वो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। ठीक है, जैसे आपका हमारा होता है वाइटमिन ए। अच्छा, उसके पहले ये चीज आपको याद है क्या भाइयों कि कौन सी विटामिन हमारी होती है फैट सल्यूबल और कौन सी विटामिन हमारी होती है वाटर सल्यूबल? सो फैट सल्यूबल एंड वाटर सल्यूबल। तो ध्यान रहे, फैट सल्यूबल आपका होता है विटामिन ए, डी, ई और के। और वाटर सल्यूबल आपका होता है विटामिन बी और सी, इसके अलावा कुछ और नहीं। सो वाटर सल्यूबल आपका होगा विटामिन बी और विटामिन सी, एंड फैट सल्यूबल आपका होगा ए, डी, ई, के। ठीक है, चलो। सो विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन सी हमारे, तो इससे मैं कॉमन नेम यहां पे लिख रहा हूं। विटामिन ए का आपका कॉमन नेम होता है या साइंटिफिक नेम होता है, सॉरी कॉमन नेम तो नहीं, कॉमन नेम होता है विटामिन ए। ठीक है, इनका साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल, इसका साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। ठीक है, उसके बाद दोस्तों फिर आपका होता है विटामिन बी वन। बी वन का होता है साइंटिफिक नेम थियामीन, थियामिन। बी टू, बी टू का होता है आपका हमारा राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। ठीक, उसके बाद बी सेवन बायोटीन आप जानते हैं। बी नाइन हमारा फोलिक एसिड हो गया हमारा, तो बी सेवन होता है बायोटीन। ठीक है, बी नाइन आपका हो गया हमारा कौन सा? बी नाइन होता है फोलिक एसिड। ठीक है, उसके बाद विटामिन सी, विटामिन सी आपका होता है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, विटामिन डी ये होता है कैल्सीफेरॉल। ठीक, विटामिन ई टोकोफेरॉल। ठीक, विटामिन के ये हमारा होता है आपका फाइटोमेनाडाइन। ठीक, अब इतनी मेहनत कर ही लिया है तो बी फाइव भी मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। विटामिन बी फाइव आपका होता है हमारा पैंथोथीनिक एसिड। ठीक है, एंड विटामिन बी सिक्स हमारा होता है पीरिडॉक्सिन। ठीक है, पीरिडॉक्सिन। और क्या बचा? बी थ्री बचा था ना। बी थ्री हमारा होता है, ये बी वाले पूछते नहीं वैसे। बी थ्री आपका होता है दोस्तों निकोटिनिक एसिड, इसको आप नियासिन भी कहते हो। ठीक है, चलो इतना काफी है। बीटल भी लिख लो बिकॉज बीटल बहुत लोगों में कम है आजकल। बीटल आपका होता है हमारा कोबलामिन। आप लोगों ने ब्लड टेस्ट कराया था कभी अपना हाल फिलहाल में? अगर आप ब्लड टेस्ट कराओगे ना तो आपको देखने को मिलेगा कि आपकी बॉडी में विटामिन डी और विटामिन बी ट्वेल्व सबकी बॉडी में कम होगा ऑलमोस्ट। मतलब आज के टाइम पर ना ऑलमोस्ट हर किसी की बॉडी में कम होगा। तो एक बार चेक करा लिया करो। ठीक है, आपको कभी फील होता है कि आप बहुत जोश में तो रहते हो लेकिन उसके बाद बहुत जल्दी थक जाते हो, है ना? होता है ना, एनर्जी कम कम फील होती होगी आपको एट टाइम्स, डिप्रेस फील करते होगे। अगर ये सब हो रहा है तो हाँ, फोन बहुत चलाते हो इसलिए हो रहा है। ठीक है, बड़े आए विटामिन कम है, कम चलाया करो फोन, कम देखा करो रील। चलो, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी चेक करा लेना। ठीक है, एक बार आप चेक करा लो बिकॉज जब विटामिन डी कम होगा ना तो आप चिड़चिड़े हो जाते हो, आपको गुस्सा आने लगता है बहुत ज्यादा। ठीक है, सो विटामिन डी चेक करा लेना, विटामिन बी ट्वेल्व चेक करा लेना। ठीक, चलो। तो भाइयों ये इसके आंसर हमारे कौन से हो गए आपके? तो आपके चारों पेयर यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट, कॉमन केमिकल कंपाउंड, हमारे ये फॉर्मूला पूछ लेता है बेकिंग सोडा
दोस्तों फॉर्मूला, पीओपी का फॉर्मूला ध्यान रखना, और जिप्सम के फॉर्मूले में 2 होता है यहाँ पर, जिप्सम में यहाँ पर 2 हो जाएगा बस, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन हमारा तीनों सही है, फॉर्मूला ध्यान रखना। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस। वायरस से होने वाली बीमारियों के लिए कोई भी दवा पॉसिबल नहीं है दोस्तों, ये भी ध्यान रखो, ठीक है। चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, कॉलेरा या फिर डेंगू आपका, ठीक है। चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, कॉलेरा और डेंगू, तो ये आपका है कॉलेरा। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉमनली यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। अभी मैंने आपको बताया ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। एलपीजी में होता क्या है दोस्तों, एलपीजी में आपके प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। वन लाइनर्स हैं, ऐसे याद करना इनको। वेट पर्सन का मैक्सिमम कहां पे होगा, जल्दी बताओ। पर्सन का वेट हमारा मैक्सिमम कहां पे होगा? हाँ भाई, वेयर विल द वेट ऑफ पर्सन बी मैक्सिमम? वेरी इजी, पोल्स पर। क्यों? रीजन, रीजन है आपका जी। आपको पता है कि वेट पर्सन का डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर, ठीक है। और जी की वैल्यू 10 होती है पोल्स पर, और 9.8 होती है इक्वेटर पर, ध्यान रखना। नेक्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। लेंस का जो पावर होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? वॉट, जूल, डायप्टर या फिर ओम। डायप्टर। विच गैस इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब टू प्रिवेंट द फिलामेंट फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग? ऑर्गन गैस। इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन सा कंपोनेंट है जिसको आप यूज करते हैं रेगुलेट करने के लिए करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज? ये है आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस। केमिकल नेम क्या है सोडा, बेकिंग सोडा का? सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसमें अगर मैं H2SO4 के साथ हम क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर दोस्तों। नेक्स्ट, कौन सी बीमारी को हम हैंसन डिसीज के नाम से जानते हैं? हैंसन डिसीज, याद रखना, दिस इज हमारा कौन सा बीमारी है भाइयों? ये है आपकी लेप्रोसी बीमारी। अच्छा ये बताओ, लेप्रोसी होती किससे है? वायरस से होती है या बैक्टीरिया से होती है भाई? बैक्टीरिया से होती है, गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके, व्हाट इज द टर्म फॉर कंपाउंड दैट रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस? तो एक चीज ध्यान रखो भाई, ध्यान यहां देखो, आपके हमारे जो मेटल होते हैं, जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं मेटल ऑक्साइड, ठीक है। और जब नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड। अब ध्यान रखना, मेटल ऑक्साइड का नेचर होता है बेसिक, एंड नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर होता है आपका एसिडिक, ठीक है भाई। इंटरेस्टिंग बात यह है भाई हमारी, इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है यहां पर कि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको आप बोलते हो एम्फोटेरिक, जो बेसिक और एसिडिक दोनों माहौल शो करते हैं और दोनों से रिएक्ट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट, आयनिक कंपाउंड के बारे में कौन सा करेक्ट है? पहली चीज ध्यान रखना, आयनिक कंपाउंड आपके कोवेलेंट कंपाउंड से ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। ये सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, क्योंकि ये स्ट्रांग होते हैं, सॉल्युबल तो हो ही नहीं सकते। लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं भाई, हाई होती है। ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि इनमें कोई भी फ्री स्पेस ऐसा होता नहीं है। ये आपके होते हैं ब्रिटल और ब्रेक कर जाते हैं, नहीं भाई बहुत स्ट्रांग होते हैं। डी आपका हमारा सही है, ठीक है। तो ये ब्रिटल होते हैं और जब प्रेशर आपको अप्लाई करना पड़ेगा तभी ब्रेक होंगे, मतलब बहुत स्ट्रांग होते हैं, ऐसे आपके नॉर्मली ब्रेक नहीं हो सकते, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? अब ध्यान रखो, सैचुरेटेड आपका होता है एल्केन, और अनसैचुरेटेड आपका होता है दोस्तों एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। एल्कीन और अल्काइन हमारा। अब यहां पर एक बात याद रखो कि एल्केन का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, मतलब हाइड्रोजन कार्बन के डबल से दो ज्यादा अगर है तो वो अल्केन है, सिंगल बॉन्ड होंगे सारे। एल्कीन होता है डबल बॉन्ड, जिसमें फॉर्मूला होता है CnH2n, और अल्काइन हमारे ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, जिनमें फॉर्मूला आपका होता है CnH2n-2। एक बात और ध्यान रखना कि अगर आप सैचुरेटेड कंपाउंड को जलाओगे
तो आपको क्लीन कलर की ब्लू फ्लेम मिलेगी, क्लीन ब्लू कलर की फ्लेम मिलेगी। लेकिन अगर आप जलाते हैं अनसैचुरेटेड को दोस्तों, तो आपको येलोविश येलोविश फ्लेम मिलेगा देखने को, येलोविश फ्लेम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें से देखो कार्बन से जस्ट डबल है, तो ये एल्कीन है, और एल्कीन होता है अनसैचुरेटेड। ठीक है, फिर यहां पे देखो, ये तो आपका हमारा एल्काइन है, खत्म, ये रहा आपका हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड। नेक्स्ट, रिस्पिरेशन जब ईस्ट में होता है तो पायरुवेट किस में कन्वर्ट होता है दोस्तों आपके, तो ग्लूकोज। पहला स्टेप आपका ये होता है कि जब भी, अच्छा ये बताओ, रिस्पिरेशन आपके कहां पे, लंग्स में होता है क्या भाइयों? रिस्पिरेशन कहां पे होता है आपकी बॉडी में? तो एक चीज ध्यान रखना, आपकी बॉडी में रिस्पिरेशन हर जगह पे होता है। ठीक है, हर सेल में रिस्पिरेशन होता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ग्लूकोज पहले आपका ब्रेक करता है पायरुवेट में, और ये काम होता है साइटोप्लाज्म में। उसके बाद पायरुवेट, अगर मान लो ऑक्सीजन की नहीं है, वहां पर मौजूद नहीं है आपका ऑक्सीजन, तो पायरुवेट किस में कन्वर्ट होता है दोस्तों? पायरुवेट आपका कन्वर्ट होता है इथेनॉल और CO2 में। नेक्स्ट, चलो आंसर बताओ। जब आप कुछ भी खाते हैं, जो आपको ये पानी आता है ना मुंह में आपके, ये एक्चुअल में क्या होता है पता है? ये आपका एक एमाइलेज होता है जो खाने को ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, आपके खाने को ब्रेक डाउन करने में दोस्तों हेल्प कर रहा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन एंड यूजेस विलाई टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। अगेन दोनों बात हमारी बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट, पेट में कौन सा एसिड होता है भाइयों, पता है आपको? पेट में कौन सा होता है एसिड? HCl होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका हमारा होता है HCl आपके पेट में। बढ़िया, ठीक है, ग्रेट। विली तो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है ध्रुव जी। ऐसा तो कब पढ़ा दिया मैंने आपको? ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक, ओके। एक रे ऑफ लाइट आपकी ट्रेवल करती है रेयरर से डेंसर में, जरा बताओ सही कौन सा है? सही कौन सा है? देखो, क्या आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अंतर पता है? नहीं पता तो मैं किस लिए हूं, इधर आओ, ध्यान से देखो। एक होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है दोस्त? रिफ्लेक्शन में सेम मीडियम में आपकी लाइट वापस आ जाती है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन में दोस्तों आपका मीडियम चेंज हो रहा होता है। ठीक है, तो आप रेयरर से डेंसर में या फिर डेंसर से रेयरर में जा रहे होते हैं। मीडियम चेंज होने का मतलब क्या होता है भैया? मीडियम चेंज होने का मतलब, जैसे मान लो हवा है, हवा हो गई, एयर हो गई, ये हो गया आपका एक मीडियम। फिर सॉलिड, सॉलिड हो गया दूसरा मीडियम। फिर लिक्विड, लिक्विड हो गया आपका तीसरा मीडियम। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखो कि जब भी आप हल्के मीडियम से भारी मीडियम में जाओगे, आप स्लो हो जाओगे और नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाओगे। ठीक है, और इसका अगर उल्टा होगा, तो आपकी स्पीड तेज हो जाती है और आप नॉर्मल से दूर जाते हो। ठीक, एक और चीज ध्यान ध्यान रखना दोस्तों, जितने भी आपके फेनोमेना होते हैं, कभी आपने देखा है कि स्विमिंग पूल में जो नीचे की जमीन होती है दोस्त, स्विमिंग पूल में नीचे की जमीन आपको ऊपर दिख रही होती है, देखा कभी? देखा है? देखा होगा आपने। ठीक है, ओके। साथ में कभी देखा होगा, अगर आप ग्लास में डाल दो वो एक पेन, कांच की अगर ग्लास है, आपने उसमें पेन डाल दिया, तो आपको बाहर से पेन मोटी दिखेगी। ये एक आपका होता है आपके स्टार की अपरेंट पोजीशन। तो ये सब कुछ होता है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो एक ट्रिक सीख लो कि अगर आपके एग्जाम में कोई भी सवाल ऐसा आता है कि जो चीज जहां पर है वहां नहीं दिख रही है, ऊपर दिख रही है, साइड में दिख रही है, बगल दिख रही है, अपरेंट पोजीशन दिख रही है, तो ये सब होता है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। चलो, जब लाइट को आप बेंड करते हैं, सॉरी, जब आप लाइट को पास करते हैं प्रिज्म से, तो कौन सी कलर की लाइट बेंड होगी सबसे कम? अब देखो, जो आपकी व्हाइट लाइट होती है ना, उसमें आपके विबग्योर होता है, मतलब उसमें आपके 7 रंग होते हैं, विबग्योर। ठीक, 7 रंग आपके होते हैं विबग्योर। तो आप ध्यान रखो, जैसे ही आप मीडियम चेंज करते हो, अलग अलग कलर की लाइट की स्पीड अलग अलग होती है।
रेड की स्पीड होती है मैक्सिमम और वायलेट की स्पीड होती है मिनिमम। तो जिसकी स्पीड होगी मैक्सिमम उसको कोई बेंड कर पाएगा क्या? नहीं ना। तो रेड सबसे कम बेंड करता है जब मीडियम चेंज करता है तो, और आपका वायलेट सबसे ज्यादा बेंड करता है। सो मैक्सिमम बेंडिंग आपको देखने को मिलेगी किसमें? उसमें वायलेट में, और मिनिमम रेड में। ठीक है, नेक्स्ट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो लाल रंग का एक होता है आपका हमारा वायर, वो कौन सी वायर होती है भाई? तो एक लाल रंग की होती है, एक ब्लैक कलर की होती है और एक ग्रीन कलर की होती है। तो अर्थ वाली वायर होती है ग्रीन कलर की, ब्लैक वाली वायर होती है न्यूट्रल, और रेड वाली होती है आपकी लाइव वायर। ठीक, नेक्स्ट। व्हाट इज द प्राइमरी सेफ्टी मेजर प्रोवाइडेड बाय अर्थ वायर इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट? तो अर्थ जो घर में अर्थिंग करते हैं ना हम लोग, अर्थिंग करने से क्या होता है, कभी मान लो करंट आपको पकड़े या कभी एक्सेस कहीं पर करंट आए, तो एक्सेस करंट की वजह से क्या होगा, आपका वो ट्रांसफर हो जाए जमीन पर। अच्छा ये बताओ, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो शॉर्ट सर्किट में एग्जैक्टली हो क्या रहा होता है? करंट कम पड़ जाती है? नहीं, ध्यान रखना, शॉर्ट सर्किट में आपकी करंट अचानक से बढ़ जाती है। करंट इंक्रीजेस, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है करंट हमारी। नेक्स्ट। कौन से ऑर्गेनिज्म आपके दोस्तों पहले ट्रॉपिक लेवल में आएंगे? तो ये फूड चेन के ऊपर क्वेश्चन है कि कौन सबसे पहला आएगा ट्रॉपिक लेवल में। तो सबसे पहले आपके ऑब्वियसली आएंगे हमारे बनाने वाले, राइट, यानी ऑटोट्रॉप्स। फिर इनको कौन खाएगा? हार्बीवोरस खाएंगे। उनको कौन खाएगा? कार्निवोरस। उनको कौन खाएगा? टॉप कार्निवोरस। फिर वो मर जाएंगे तो कौन खाएगा? डिकम्पोजर्स। नेक्स्ट। Which among the following plant hormone plays most important role in establishing dormancy in seed? तो ये होता है एब्सिसिक एसिड, जो ग्रोथ को रोकता है। ऑक्सिन क्या करता है? ग्रोथ में हेल्प करता है। डायमंड का होता है ये आपके दोस्तों तीनों हमारे क्या हैं? दोनों आपके क्या हैं? कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। ग्राफाइट, डायमंड, फुलरेंस, ये आपके कार्बन के हमारे होते हैं एलोट्रॉप। तो यहां बोला गया है कि डायमंड आपका एक 3D स्ट्रक्चर होता है और ये हार्ड होता है। फ्यूलरेंस दोस्तों आपके कार्बन का एलोट्रॉप है, फुटबॉल की तरह दिखता है। और कैटिनेशन एक प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, जिसमें एक कार्बन मल्टीपल कार्बन के साथ लिंक कर देता है और बहुत बड़े बड़े कंपाउंड बनाता है। तीनों सही। डेंगू दोस्तों किससे होता है? डेंगू आपका होता है वायरस से। इसीलिए ध्यान रखना, जब आपको डेंगू होता है ना, तो उस टाइम पर जो ट्रीटमेंट आपकी होती है वो डेंगू की ट्रीटमेंट नहीं होती, वो उसके सिम्टम की ट्रीटमेंट हो रही होती। नेक्स्ट। ब्लीचिंग पाउडर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है आपके, या फॉर्मूला बेसिकली पूछ रहा है, COCl2 आपका होता है। विच पेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन? दोस्त रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और जिसमें रिडक्शन भी हो रहा हो। एक चीज ध्यान रखना, जो आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं वो आपके होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, यानी जहां पर कोई एक बंदा दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा होता है। ये रहा, जिंक ने यहां पर कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों किसके चीज के लिए हुआ था, जरा बताइए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइन टू कंट्रोल व्हाट? ग्रीन हाउस गैस, एसिड रेन, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज, वाटर पोल्यूशन। ये हुआ था, ये हमने इन्वायरमेंट की अलग से क्लास कर रखी है भाइयों, एफकेट वालों, होपफुली आपने रिवाइज कर रखा होगा। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज, क्या आपको बाकी भी याद है? क्योटो किस लिए था हमारा? क्योटो, क्योटो प्रोटोकॉल हमारा किस लिए था? गुड, बढ़िया, ठीक है, ग्रेट, चलो ओके। अब हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे, राइट, जिसमें आपको और मजा आएगा। चलो नेक्स्ट। तो एक सवाल मैंने आपको बोला है कि एक सवाल डेफिनेटली आएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। वन क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो पहले मुझे बताओ कि आपको पता है कि हमारा आसियान इस बार कहां हुआ था? पता है ना, इंडिया आसियान मीटिंग कहां हुई थी? 263 का क्या होगा? अच्छा तुम बता रहे हो आंसर, अच्छा ठीक। आसियान की मीटिंग कहां हुई थी भाई? मलेशिया में, ठीक है। कोलालंपुर हमारा कहां पर है? कोलालंपुर हमारा दोस्तों मलेशिया में, ठीक है। आ जाओ। तो पहला है आपका हमारा 263 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन ये है कि ओपेक वाज स्टैब्लिश्ड इन 1960 एंड इसका हेडक्वार्टर है वियना में। मैंने पीवाईक्यू सीरीज में आपको ओपेक के बारे में पूरा बता रखा है आपको, ठीक है, बिल्कुल आ सकता है। ओपेक का एम क्या होता है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस को स्टेबलाइज करना। बड़ा आसान सा स्टेटमेंट है, दोनों आपके दोस्तों करेक्ट है। नेक्स्ट, सार्क। तो ध्यान रखो, सार्क स्टैब्लिश हुआ था 1985 में, आशियान हुआ था
1967 में, ध्यान रखना। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडोनेशिया में है, ठीक है, ये भी याद रखो। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है, और बिम्स्टेक का कहाँ पे है? ढाका में। ये तीनों में बहुत कंफ्यूजन रहती है, ठीक है। सो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है ढाका में, आसियान का है जकार्ता इंडोनेशिया में, राइट, और सार्क का है दोस्तों आपके हमारे काठमांडू नेपाल में, ठीक है। तीनों चीज ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, सार्क में अभी करंट में 8 मेंबर है, वैसे सार्क अभी एक्टिव नहीं है, ठीक है, सार्क इनएक्टिव हो चुका है, ज्यादा लोग उसमें चीजें हो नहीं रही, तो इसका आंसर हमारा तीनों सही है। नेक्स्ट, क्वाड। ये बताओ मालाबार किसके बीच में होता है? पता ना आपको, मालाबार होता है क्वाड के बीच में। सो क्वाड आपका एक हमारा भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, ठीक है। ध्यान रखना, अगेन हमारा तीनों ही स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट हैं। बस एक चीज ध्यान रखो कि मालाबार हमारी एक्सरसाइज क्वाड कंट्रीज के बीच में ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट, G7 के बारे में आप क्या सोचते हैं? G7 में आपके कौन कौन से कंट्रीज हैं? देख लो, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूएसए एंड आपका यूके, ठीक, करेक्ट बात है। 1975 में आपका स्टैब्लिश होता है। यूरोपियन यूनियन ने पार्टिसिपेट किया है G7 की मीटिंग्स में भी। तीनों हमारे करेक्ट हैं। अब जब मुझे यहां पर दिखा यूरोपियन यूनियन, तो जल्दी से मुझे सब लोग बताओ कि इस बार के रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट कौन थे? इस बार के रिपब्लिक डे पर हु वाज द चीफ गेस्ट? उर्सुला जी, ईयू की हेड, ठीक है जी, बढ़िया। नेक्स्ट, पंचशील एग्रीमेंट साइंड इन 1954 वाज बिटवीन भारत एंड विच अदर कंट्री? पंचशील एग्रीमेंट, तो ये दोस्तों हुआ था भारत और चाइना के बीच में। नेक्स्ट, विंड मिल क्या करता है? कन्वर्ट करता है काइनेटिक एनर्जी को ऑफ अ मूविंग एयर इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अंटार्कटिक ट्रीटी डेजिग्नेट्स अंटार्कटिका एज अ साइंटिफिक प्रिजर्व। ये बताओ, कल की क्लास में आपने देखा था हमारे रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका के, याद है आपको? मैत्री 2 हमारा चौथा रिसर्च स्टेशन है, पहले का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट रिसर्च स्टेशन हमारा? गुड, दक्षिण गंगोत्री, शाबाश यार, बढ़िया यार, गुड गुड गुड, शाबाश। चलो नेक्स्ट, तो ये हमारा स्टेटमेंट यहां पर अगेन दोनों हमारे सही हैं। माउंट विंसन पीक भी याद रखना। नेक्स्ट, कौन सा रीजन है यूक्रेन में जिसको कि कोर बैटल ग्राउंड डिक्लेयर किया गया है 2014 से, राइट, और 2022 में रशिया ने इसको एनेक्स किया था? तो ये एरिया है दोस्तों आपके हमारे डोनबस का रीजन। यमुना रिवर लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। इंडिया वॉन इट्स पहला एशियन गेम्स गोल्ड मेडल इन फुटबॉल इन 1951। जीएसटी इज एल्कोहलिक लिकर पर जीएसटी नहीं लगता, ध्यान रखना, जीएसटी पेट्रोल पर भी नहीं लगता, ठीक है। सो पेट्रोल हो गया, लिकर हो गया, इन पर जीएसटी नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर अगेन हमारा तीनों सही। और आपका पहला एशियन गेम दिल्ली में ही हुआ था, 1951 में ही हुआ था। और अभी 2030 में हम लोग होस्ट करेंगे कॉमनवेल्थ गेम, कहां पर? अहमदाबाद में करेंगे। नेक्स्ट, आशियान के बारे में सवाल है। 1967 में दोस्तों आपका एस्टेब्लिशमेंट होता है। फाउंडिंग मेंबर थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस। बस आप याद रखो इसका हेडक्वार्टर वगैरह कहां पर है, ठीक है, ये सही है। इसमें अभी 10 मेंबर हैं। अब टाइमर लेसली को लेकर ना कंफ्यूज करता रहेगा, अभी भी पता है, अभी भी कंफर्म नहीं है कि टाइमर लेसली मेंबर बना या नहीं बना, ठीक है। तो अगर ऐसे सवाल आए कि टाइमर लेसली को इंक्लूड करके पूछे कि टाइमर लेसली क्या पार्ट बन गया, तो बिल्कुल आप बोल सकते हैं कि हाँ पार्ट बन गया। एक मिनट वेट करना। हेलो, हेलो, ठीक है, ध्यान रखो। नेक्स्ट, 2025 में G7 समिट कहां पे हुआ था? कनाडा में हुआ था। किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने होस्ट किया था इवेंट को? ऑब्वियसली कनाडा ने किया होगा, और कौन करेगा। चलो, ग्रीन रिवोल्यूशन, येलो रिवोल्यूशन, ब्लैक, हाँ बस इतना ही रिवाइज करना, कुछ और नहीं करना, यही काफी है। एफकैट के उसके अर्थक्वेक के जोन पूछेगा तो 5 टिक करना, बिकॉज एक हमारा नया जोन 6 बना है, ठीक है, नया जोन 6 बना। एक भाई साहब हमसे पूछ रहे हैं, यहाँ बार बार स्पैम कर रहे हैं, अगर इतना कर लूं तो एफकैट क्लियर हो जाएगा, क्या जवाब दूं मैं उनको? नहीं होगा भाई, ऐसे हम लोग यहाँ टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग को पढ़ने से मतलब पता है, इस दुनिया में बहुत लोग को एश्योरेंस चाहिए होता है। जैसे बहुत लोग जो तैयारी शुरू करते हैं, तो अपने वो सीनियर से पूछते हैं कि भाई पेपर क्लियर हो जाता है ना पहले अटेम्प्ट में? कर लूंगा ना मैं।
जिन लोगों को जिंदगी के हर मोड़ पर एश्योरेंस चाहिए होती है ना, वो सच में जिंदगी में अच्छा नहीं कर पाते। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस, जितने लोगों को मैंने देखा है सफल होते हुए, और वो नंबर ऑलमोस्ट अभी है 20,000 से ऊपर। ठीक है, सब में एक चीज कॉमन ये होती है कि डाउट सब में होता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एट द एंड उन्हें ये पता होता है कि ये मैं ही हूं जो इस चीज को करेगा। उन्हें किसी और का एश्योरेंस नहीं चाहिए होता है कि हाँ यार तुम बता दो। जैसे आप में से बहुत लोग ऐसे सवाल पूछते हो कि क्या भैया आज तक कोई पहले अटेम्प्ट में रिकमेंड हुआ है क्या। डेफिनेटली बहुत लोग हुए हैं, लेकिन अगर नहीं भी हुए होते तो तुम हो जाओ ना भाई, क्यों परेशान हो दुनिया को लेकर। है ना, दुनिया में जो भी चीज हुई होगी, कोई तो रहा होगा ना पहला बंदा जो करने वाला, कोई भी चीज हो। ठीक है, तो इसलिए ऐसे डाउट्स मत रखा करो, प्रोसेस और बिलीव रखो। जो आपके हाथ में है, जो आपके कंट्रोलेबल्स है ना, उनको कंट्रोल करो। जीवन में दो चीज होती हैं, कंट्रोलेबल्स और अनकंट्रोलेबल्स। ठीक है, तो कंट्रोलेबल्स को कंट्रोल करोगे तो जो आपके अनकंट्रोलेबल्स हैं, राइट, वो उनसे उतना इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक। और मैंने बहुत बार एक बहुत कोड बोला है आपको कि आपका पेपर इसलिए क्लियर नहीं होता कि आप वो नहीं कर पाते जो बाकी सब लोग कर ले रहे हैं। ठीक। और वो है आपके ये यही सारे आपके सवाल। कुछ भी अगर अनएक्सपेक्टेड आता है तो वो सबके लिए होगा, वो किसी से नहीं होने वाला। ठीक है, तो उससे आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। चलो, ग्रीन रिवोल्यूशन, येलो, ब्लू और व्हाइट। ठीक है भाई, ऑपरेशन फ्लड रिकॉल कर सकते हैं हम लोग यहां पर। तो ग्रीन रिवोल्यूशन आपका है फूड ग्रेन्स, येलो था हमारा क्या, ऑयल सीड। तो वन का डी खत्म। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, और पहले मुझे बताओ यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है भैया जी। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। ठीक है, कल हमने पहला करंट अफेयर ही पूरा यूनेस्को साइट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, बढ़िया। तो यूनेस्को का दोस्तों हमारा फुल फॉर्म क्या है, तो ये होता है यूएन एजुकेशनल होगा, ये रहा, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, बताओ भैया जी, ओलंपिक में रिंग का ऑर्डर क्या होता है कलर्स का, पहले कौन सा कलर होगा, पहले होगा, चलो मैं हिंट देता हूं, पहले होगा ब्लू। अब बताओ। अच्छा, एक ही ऑप्शन है तो यार ये तो आंसर हो गया, इसको हिंट नहीं, इसको आंसर बोलते हैं। सो ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड। ठीक है, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड हमारे। नेक्स्ट, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरन किस वॉल्केनो को दोस्तों हम लोग बोलते हैं। यहीं पर हाईली गुब्बी वॉल्केनो याद रखोगे, अदिश अबाबा याद रखोगे, इथोपिया में आया था हाईली गुब्बी नाम का आपका वॉल्केनो। ठीक है, हाँ जी। तो लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरन हम किसको बोलते हैं, राइट, ये हम बोलते हैं भैया जी स्ट्रॉम्बेली को। कौन सा इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं ह्यूमिडिटी, बताओ बस, खत्म है। अब बस वन लाइनर है भाइयों, बस रिवाइज करना है। ह्यूमिडिटी को हम मेजर करते हैं किससे, हाइग्रोमीटर से। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपका पीवाईक्यू है। पंडित रविशंकर जी हमारे किससे एसोसिएटेड हैं, तो ये हमारे सितार बजाते हैं। बिस्मिल्लाह खान जी सहनाई, सहनाइयों की। आंसर मिल गया, 4-3। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जी, डिफरेंस है। रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में, जल्दी मुझे बताओ रामसर साइट्स कितनी है हमारे यहां पर। फेयरवेल क्लास कब होगी अपनी यार, देखो आज शाम को आपका, पहले अभी आपकी क्लास है, उसके बाद शाम को सीरियस बैच में क्लास होगी, फिर रात में हम लोग मॉक करेंगे जो 10 साढ़े 10 तक खत्म होगा। एंड उसके बाद हमें निकलना है, मिलिट्री स्कूल जाना है। ठीक है, सो कल कल और परसों हम लोग रहेंगे मिलिट्री स्कूल में, जहां एक क्लास मुझे आपकी जो मैंने बोला था सरप्राइज क्लास वो करनी है। एंड देन फेयरवेल क्लास हम लोग कर लेंगे एग्जामिनेशन के एक दिन पहले, विच इज 30th को। ठीक, 30th को करेंगे हम लोग फेयरवेल क्लास अपनी। ठीक, मॉक नंबर 5 कल करेंगे ना साथ में। चलो, गोगा बिल याद रहेगा आपको, ठीक है, ओके। तो गोगा बिल याद रखना, उसके बाद आपका जलाशय याद रखना, कोपरा जलाशय हमारा लेटेस्ट वाला, वो भी याद रखना है भाई। ठीक है, ओके। तो हाँ, उसके बाद इस वीक आपके सीडीएस में क्लासेस नहीं होने वाली, बिकॉज मेजोरिटी लोग एफकैट दे रहे हो। ठीक है, तो आफ्टर एफकैट ही होंगे, लेकिन आज क्लास करेंगे। ठीक है, रामसर कन्वेंशन दोस्तों ये फोकस करता है ऑन कंजर्वेशन एंड वाइज यूज पर, सही बात है। यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन दोस्तों आपका हमारा एम है इसका स्टेबलाइज करना ग्रीन हाउस गैसेस के कंसंट्रेशंस को। ठीक है, तो ये आपका आंसर दोस्तों हमारा दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट, ओनली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको गांधी जी ने प्रिसाइड किया था, 56 बार सवाल आ चुका है तुम्हारा, बताओ।
तो ये है हमारे भैया जी कहां का सेशन, बेलगाम का सेशन। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, चेन रिएक्शन। बताइए। न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया? भारत में इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है? ये है आपका जीएसटी। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अंडर द डिफेंस मिनिस्ट्री? पीवाईक्यू आपका। सो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस इज नॉट अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री। क्रिकेट के बारे में इनमें से कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट हाफ ऑफ, ये सेम सवाल हमने आई गेस स्पोर्ट्स में किया था ना, रिपीट हो गया, सॉरी यार। चलो, सेडिमेंट्री रॉक कौन सी है? बताइए, इनमें से कौन सी रॉक आपकी सेडिमेंट्री है? जिप्सम दोस्तों हमारी होती है सेडिमेंट्री रॉक। भारत में इन्फ्लेशन को मेजर कौन करता है? किससे हम कर सकते हैं? मेन तरीका क्या होता है? तरीके तो सारे हो सकते हैं, लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ट तरीका है मेजर करने का इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति, महंगाई। कौन सी रॉक है जो मोल्टेन मैग्मा से दोस्तों बनी होती है? कौन सी रॉक है जो हमारे मोल्टेन मैग्मा से बनी हुई है? जरा बताइए, जरा बता दो मेरे शेर। कह दो तुम्हें या चुप रहूं, दिल में आज क्या, जो बोलो तुम। चलो ये भी वादा है। ओके, सो मोल्टन मैग्मा बिल्कुल आपकी इग्नेस रॉक है। इग्नेस रॉक बनती ही ऐसे है कि जब मैग्मा बाहर निकलता है, अंदर उसका नाम मैग्मा होता है, बाहर उसका नाम होता है लावा। ठीक है, अब ये बताओ, जब ये अंदर से रॉक बाहर निकल कर आती है तो क्या वो फर्टाइल होगी, नहीं होगी? भैया सबको 200-200 रुपए भेज देना फेयरवेल क्लास में। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये अगर हम वाइसे वर्षा करें तो ज्यादा बेटर होगा? है ना? अगर आप लोग भेजे 200-200 क्यों, 2-2 हजार, है ना? सोचो तुम 2 हजार भेजोगे, तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन यहां पर 1500 लोग हो, लेकिन मेरा बहुत फायदा हो जाएगा। अगर तुम सोचो 2-2 हजार भेजोगे, कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30, 1, 2, 3, 4, 5, इतना ही होगा ना? इकाई दाई सैकड़ा हजार, 10 हजार, लाख, 10 लाख। अरे भाई, 6 महीने का आ जाएगा सर्वर कॉस्ट का, जूम का कॉस्ट का। मजाक कर रहा हूँ यार, ठीक है। इस बार AFCAT बैच, यार इस बार मैंने कुछ अलग सोचा है, मैं आपको शेयर करूंगा। इस बार आई एम प्लानिंग की AFCAT बैच, क्योंकि जैसे अभी आपका जनवरी में हो गया ना, इस बार जनवरी में हो गया है, ठीक है, बहुत जल्दी आ गया, अनएक्सपेक्टेड था हम लोग के लिए। तो मे भी हो सकता है कि जुलाई में आ जाए, है ना? मे भी हो सकता है जून में आ जाए, और पॉसिबिलिटी बहुत कम है जून में करने की, बट मे भी जुलाई में हो जाए, मे भी अगस्त में स्टार्टिंग में हो जाए। तो आई वॉज थिंकिंग कि फरवरी में ही स्टार्ट कर लेते हैं क्लासेस, है ना? आई नो आप में से बहुत लोग सीरियस देते रहोगे, तो फ्रीक्वेंसी कम रखेंगे, हफ्ते में 4 क्लास बढ़िया से बस, और जो प्रैक्टिस वाली चीजें हैं वो भी से करते रहेंगे। अबे फीस सेम रहती है, परेशान क्या होते हो? तुम चाहे 6 महीने पढ़ोगे आप कैड के लिए, तब भी 2500 ही होगी यार। रिलैक्स, नो टेंशन। ठीक है, तो इस बार ये प्लान है कि फरवरी में ही स्टार्ट कर लेंगे क्लास वगैरह बढ़िया से, और टिल अगस्त तक पढ़ेंगे। देखते हैं, लेट्स सी। चलो, आ जाओ। जीएसटी भैया जी क्यों लगता है? जीएसटी मोदी जी मांगते हैं ऐसा लगता है यार, और क्यों लगता है? चलो पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं, शांत 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 शांत। आ जाओ। द रॉक विच इज मेड अप ऑफ मोल्टन मैग्मा, वो है हमारी इग्निस रॉक। आ जाओ। कौन से टेम्परेचर पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीट हुआ है सवाल, 4 डिग्री पर। ओलंपिक्स के बारे में आपका सवाल है। पहला आपका मॉडर्न ओलंपिक गेम हमारा 1896 में एथेंस में हुआ था। गेम्स वर नॉट हेल्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, कंसिडरिंग द टर्मोइल। 1940 में जापान वाज द फर्स्ट एशियन कंट्री टू होस्ट। आपका तीनों हमारा करेक्ट है। इनमें से कौन सा फोक म्यूजिक है आपके राजस्थान का? राजस्थान का फोक म्यूजिक कौन सा है? तो ये दोस्तों आपका हमारा पंडवानी तो नहीं होगा ना, ठीक है, लोतिया है। भानु अथैया वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन ऑस्कर, और इनको मिला था बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का इतना होता है सी लेवल पर, और डिक्रीज करता है विथ अल्टीट्यूड, दोनों सही।
हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस, बताइए। राकेश शर्मा जी। बोलोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं? बोलोमीटर से हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। व्हाट इज द हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड? अभी कल मिला था ये। वो सवाल वैसे नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन कल मिला था ना हमारे पायलट साहब को। हम्म, शुभांशु शुक्ला साहब को। सर मैं शुभांशु शुक्ला सर से मिला था, उन्होंने बोला था फाइटर जेट्स में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा फील होता है। हाँ ऑब्वियसली जी फोर्स बहुत ज्यादा होता है ना वहां पे, तो जी फोर्स बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो भाइयों ये आपका हमारा है कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, एक बार ये चेक कर लेना यार, इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ ये वाले सवाल में। आ गया, एक बार ये चेक करो जरा। चाकली भी हो सकता है क्या? एक बार प्लीज चेक करना। फोक म्यूजिक ऑफ राजस्थान। लोटिया तो देखो होगा, बट एक बार चेक कर लो क्या चाकली भी होगा क्या। हम्म, नहीं होगा ना। ठीक है, फिर लोटिया है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये आपका अशोक चक्र। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉसिल फ्यूल्स, जोश लेके आओ बस खत्म है क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉसिल फ्यूल्स हैज द लोवेस्ट कार्बन कंटेंट? इन चारों में सबसे कम कार्बन कंटेंट होगा नेचुरल गैस में। किसने लिखा था? मुदाक्षना, मुदाक्षसा सॉरी, मैंने अलग से आपको बुक एंड ऑथर लिखाया है, राइट? तो ये लिखा था हमारे विशाखा दत्त ने। नेक्स्ट, रेन ऑफ राजा कृष्णदेव राय इज कंसिडर्ड द गोल्डन एज ऑफ विच लिटरेरी लैंग्वेज? हाँ भाई, तेलुगु। नेक्स्ट, चलो उसका पोल दे रहा हूं, क्योंकि ये तो मैंने पढ़ाया है और इन्वायरमेंट में, और देखता हूं मैं कितने लोग को याद है, एग्जाम आ चुका है सर पर, कितने लोग को याद है ये। चलो बताओ। डन। बोन कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल, क्योटो और बेसल। लगेगा भी आधे घंटे। हाईएस्ट गैलेंट्री तो परमवीर चक्र होगा ना भैया, पीस टाइम पूछा गया है, पीस टाइम में होता है आपका अशोक चक्र, अगर वॉर टाइम होता तो होता आपका परमवीर चक्र। देख लो ये हाल है, मतलब यार भाई क्या रिवाइज करते हो तुम लोग, यही है तुम्हें बस क्या होता है, भैया और क्लास ले लो, भैया और क्लास ले लो, लेकिन भैया को रिवाइज खुद से कुछ नहीं करना। अब ये सेम सवाल अगर आ जाए एग्जाम में क्या करोगे आप? ऐसे आते हैं सवाल यार, देख लो अपने पोल तुम्हारा क्या हाल है, दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो रखे हो। तो ज्यादा के चक्कर में मत पड़ो भैया, और यही गलती करती हैं कोचिंग्स भी और बच्चे भी। जितना रिवाइज करोगे वो आपको हेल्प करेगा। देखो, सिंपल सवाल था आपका, बोन हमें पता है कि होता है फॉर माइग्रेटरी स्पीसीज, तो फर्स्ट का होगा ये। विन्ना कन्वेंशन होता है प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर होगा, या सब्सटेंसेस, अब ये सब्सटेंसेस वाला होता है मॉन्ट्रियल। बस इतना आपको देखना था, ए आंसर है आपका, खत्म। विद रेफरेंस टू ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल, इनमें से कौन सा करेक्ट है? कई बार मैं बता चुका हूं आपको, आर्टिकल से लेकर हर एक चीज, ठीक है। तो यहां पर हाईएस्ट ऑफिसर सही है, राइट टू ऑडियंस किसी भी कोर्ट में, दोनों सही है। ग्लोबल कंपिटिटिवनेस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है दोस्तों? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। मोस्ट कॉमनली यूज सेमी कंडक्टर एलिमेंट हमारा कौन सा है? सिलिकॉन है। विच अमंग द फॉलोइंग डू नॉट कंट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस इफेक्ट? कौन ग्रीन हाउस इफेक्ट में कंट्रीब्यूट नहीं करता? नाइट्रोजन नहीं करता। घास के मैदान बिल्कुल पूछेगा मैच द फॉलोइंग करके, ये कुछ मैच द फॉलोइंग होते हैं, मिसाइल्स के नाम, घास के मैदान, आपके शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम, ऐसे सवाल आते हैं। प्रेरीज, डाउन्स, लानोस, पंपास,
तो भाई प्रेरीज आपका हो गया यूएसए का, डाउन्स आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। लानोस हमारा हो गया वेनेजुला का, थर्ड का डी, थर्ड का डी खत्म, फर्स्ट का सी, थर्ड आंसर। Which one among the following substances does not contribute to global warming? Oxide of sulfur and nitrogen, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। कौन कंट्रीब्यूट नहीं करता आपके हमारे इसमें ग्लोबल वार्मिंग में? तो ये है आपके SO2 और NO2। ये एसिड रेन में कंट्रीब्यूट करते हैं, एसिड रेन होता है इन्हीं की वजह से। आ जाओ। ऑपरेशन निस्तार, ये पुराने ऑपरेशन है हमारे। निस्तार पवन, पवन मैंने कल ही आपको बताया था करंट अफेयर वाली क्लास में, ठीक है। तो ऑपरेशन पवन हमारा, सॉरी आपका ऑपरेशन हमारा पहला है निस्तार, ये हमने किया था यमन में। ऑपरेशन पवन हमने किया था कहां पर? श्रीलंका में। तो बी का होगा सेकेंड, अच्छा डायरेक्ट ही तो है ये आंसर। अर्थक्वेक जो आपका है, इनमें से कौन से फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं अर्थक्वेक में? पीवाईक्यू है आपका। लोकेशन, डिस्टेंस फ्रॉम द एपी सेंटर, कितना दूर हो, एंड वहां की कंडीशंस क्या हैं। बिल्कुल क्लाइमेट पर डिपेंड करेगा, तीनों सही है। विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट कंट्रीब्यूट टू अर्थक्वेक? अर्थक्वेक को कौन है जो कंट्रीब्यूट नहीं करता, रेट ऑफ ऑपरेशन नहीं करता? जब आप बोट से आप कूदते हो तो बोट मूव करती है अपोजिट डायरेक्शन में, जरा बताओ क्यों, जल्दी। तो ये जवानों आपका होता है बिकॉज ऑफ न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से। क्या है मेजरमेंट आपका हमारा सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में डिस्टेंस होता है, उसको आप मेजर करते हो लाइट ईयर में। व्हाट आर द लाइंस ड्रॉन ऑन अ मैप, जो कि आपके इक्वल शेकिंग इंटेंसिटी को बोलते हो आइसोसीस्मिक लाइंस हमारी। पंडित नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी कौन से जेल में? हाँ भाई, कौन से जेल में? अहमदनगर की जेल थी वो। अलकनंदा रिवर मिलती है भागीरथी रिवर में देवप्रयाग पर, जहां से उसका नाम पड़ता है गंगा। हड़प्पन साइट रोपार दोस्तों आपके कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? सतलुज, जिसको आप बोलते हो एंटीसीडेंट रिवर। जल्दी से मुझे दो डैम के नाम बताओ जो सतलुज रिवर के ऊपर हैं, जवानों जल्दी। दो डैम के नाम बताइए जो सतलुज रिवर के ऊपर हैं। बाखरा नागल डैम, गुड। एक ने लिखा है हीराकुद डैम, वाह बेटा, क्या बात है। हीराकुद डैम किसके ऊपर है? महानदी रिवर के ऊपर। अबे तुम लोग कल की क्लास नहीं देखे क्या भाई? देख लो यार। भैया मेरा एग्जाम क्लियर होगा तो अपने घर आपके नाम करवा दूंगा। पहले अपने नाम तो करवा लो, पापा के नाम पे होगा तुम्हारे। हड़प्पन साइट रोपार वाज सिचुएटेड आपके हमारे सतलुज। नेक्स्ट, तस्वीर खाना किसने स्टैब्लिश किया था? अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने, या फिर शाहजहां ने? कर रखा है हमने सवाल पहले भी, अकबर ने। रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है। पहला एयरफोर्स हमने कौन सा इंडक्ट किया था इंडियन एयरफोर्स में? 32 में दोस्तों, ये थे हमारे वेस्टर्न बपीती, ठीक है। और रॉयल वर्ड हमने ड्रॉप किया था 1950 में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज वाटर सोल्यूबल? इजी इजी इजी, विटामिन बी एंड सी। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड एक्सरे? ये है हमारे विल्हेम जी। हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, अर्बुकल्चर, एपीकल्चर। तो एपीकल्चर तो दोस्तों आपका हमारा हो गया किसके लिए? एपीकल्चर हो गया बी के लिए, तो फोर्थ का हो गया बी, फोर्थ का बी, अच्छा तीन में है, ठीक है। और हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर आपका हो गया फ्रूट्स वेजिटेशन, ए का हो गया सी, खत्म आंसर। अच्छा एक और है अभी, फ्लोरी हो गया आपका फ्लावर्स, ठीक है, ए आंसर। गोची फेस्टिवल कहां मनाते हैं? हिमाचल में। चपचार कुट, मिमकुट, पॉलकुट, जितने भी कुट वाले आपके फेस्टिवल होते हैं सब कहां मनाते हैं? मिजोरम में, जिसको आप मोलसिन बेसिन के नाम से जानते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयर ऑफ कैपिटल एंड करेंसी ऑफ पोलैंड? वार्शा है दोस्तों वहां की राजधानी, और आपकी जलोटी है वहां की करेंसी। कैस्पियन सी को बॉर्डर कौन कर रहा होता है? 318 गलत हो गया, विटामिन के होगा। कहां भैया? ये विटामिन के होगा भाइयों, क्या मैंने गलत कर दिया? इतना टांग दूंगा ना जिस दिन तुमको भैया, मैं उस दिन क्या बताऊं तुमको मैं। कॉन्फिडेंस इतना होता है कि सीधे गलत कर दिया भैया आपने। आ जाओ। कैस्पियन सी को बॉर्डर करते हैं कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान और ईरान हमारे। नेक्स्ट, कैमल फेस्टिवल, डेजर्ट फेस्टिवल, काइट फेस्टिवल, मेवार फेस्टिवल कहां मनाते हैं हम लोग?
सो कैमल फेस्टिवल दोस्तों हम लोग मनाते हैं बीकानेर में, ठीक है। डेजर्ट फेस्टिवल ऑब्वियसली जहां पर होगा डेजर्ट जैसलमेर में। तो फर्स्ट का बी, सेकंड का फर्स्ट, फर्स्ट का बी, सेकंड का फर्स्ट, इतने में हो जाएगा। हेमिस फेस्टिवल, अच्छा ये बताओ पार्टनर कंट्रीज कौन है आपके हमारे भाई, पार्टनर कंट्रीज कौन है किस फेस्टिवल के लिए पूछ रहा हूं, बताओ, गेस करो, तुम क्वेश्चन गेस करो। आंसर तो आ गया, हॉर्नबिल के लिए, गुड। तो हॉर्नबिल हम मनाते हैं नागालैंड में, और उसके पार्टनर कंट्रीज हमारे कौन है? यूके है, गुड 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 गुड, स्विट्जरलैंड है, आयरलैंड है, क्या बात है, बढ़िया। हेमिस फेस्टिवल दोस्तों, अब हेमिस ना कई जगह मनाते हैं यार वैसे पहाड़ों पर हम लोग, बट लद्दाख कर लो यहाँ पर, ठीक है, आ जाओ। सिमोर नाती एक आपका फेमस डांस है, कहाँ का? हिमाचल का। चेरी ब्लॉसम और ऑरेंज फेस्टिवल, तो चेरी ब्लॉसम हम मनाते हैं मेघालय में, और ऑरेंज फेस्टिवल मनाते हैं अरुणाचल में। दोनों दोस्तों आपके सही हैं। और सब चार कुट मनाते हैं मिजोरम में, तीनों सही है। रिवीजन, कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल और उस टाइम पर कौन था राजा, राइट, और प्लेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल आजाद शत्रु के टाइम पर हुआ था राजगीर में, दूसरा कश्मीर में हुआ था कनिष्का के टाइम पर, तीसरा अशोक ने किया था पाटलिपुत्र में, चौथा काल अशोक ने वैशाली के टाइम पर, ठीक है। तो यहां पर सेकंड रॉन्ग है, कश्मीर ये स्वैप हो गया है, ठीक है, सेकंड और फोर्थ क्या हो गए हैं, स्वैप हो गए हैं। फोर्थ वाला होगा सेकंड में, सेकंड वाला होगा फोर्थ में, आपके दो सही हैं, दो गलत हैं, तो आंसर आपका होगा 1 and 3। नेक्स्ट, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर मत भूलना, आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटलिंग इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहां पर है, जल्दी बताओ। अच्छा ये बताओ कितने जज होते हैं इसमें? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में होते हैं 15 जज, ध्यान रखना, ठीक है। इनका टर्म होता है 9 साल का, एक देश से एक ही मिलता है रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दोस्तों हमारा कहां पर है, हेग में है, नीदरलैंड्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ G7? रशिया को हटा दिया गया था, पहले G8 को करता था। कौन सा स्टेट जोड़ता है मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से, जल्दी बताओ। मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से कौन? गुड, ये है दोस्तों आपका हमारा स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। विच स्टेट लिंक्स द इंडियन ओशन टू साउथ चाइना सी एंड वन ऑफ द बिजिएस्ट शिपिंग लेन आपका, ये है आपका दोस्तों स्टेट ऑफ मलाका। स्टेट ऑफ हार्मूज इज मोस्ट सिग्निफिकेंट इन ग्लोबल जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट बिकॉज इट इज एक मेजर ऑयल ट्रांजिट चोक पॉइंट है हमारा। स्वेज कैनल और पनामा दोनों में आपके बता रखा है मैंने, मैन मेड है। स्वेज कैनल एक मैन मेड वाटरवे है जो मेडिटेरेनियन सी को और रेड सी को आपस में जोड़ता है। सुंदा स्ट्रेट दोस्तों आपका, सुंदा ध्यान रखना, सुंदा पॉइंट सबसे डीपेस्ट पॉइंट है आपके उसमें इंडियन ओशन में। सुंदा स्ट्रेट लाइज बिटवीन आइलैंड ऑफ सुमत्रा एंड जावा एंड कनेक्ट जावा सी टू इंडियन ओशन, दोनों सही है। एंड डीपेस्ट पॉइंट इंडियन ओशन का, दिल बताओ, डीपेस्ट पॉइंट हमारे इंडियन ओशन का, पैसिफिक तो आपको पता है, लेकिन इंडियन ओशन का है सुंदा ट्रेंच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैसिफिक ओशन का आपका है मैरियाना ट्रेंच, जिसमें चैलेंजर डीप है। एक्सियम मिशन 4 जो कि जून में लॉन्च हुआ था, उसके बारे में बता दो, बिकॉज स्पेस के सवाल कभी कभी पुराने पूछ लेता है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा था कि ये स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट में गए थे। इंटरनेशनल क्रू में आपके हमारे पेगी विटसन थे, शुभांशु शुक्ला जी थे। एक्सियम 4 जो हमारा था दोस्तों, ये इसका एम था कमर्शियल एक्टिविटीज इन लो अर्थ ऑर्बिट में करना, ठीक है। तीनों हमारे करेक्ट हैं, बस ध्यान रखना। कैस्पियन सी लार्जेस्ट लेक है, करेक्ट बात है। लेक बैकाल डीपेस्ट और ओल्डेस्ट लेक है, दोनों सही है, रिवाइज करा रहा हूं तुमको बस मैं। चलो 4-5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, जरा बताओ पांचों में से करेक्ट कितने हैं? अगर अभी भी क्लियर ना हो एग्जाम तो कब क्लियर होगा इतना रिवाइज कराने के बाद? 5 आपके स्टेटमेंट यहां दिए गए हैं, पांचों में करेक्ट कितने हैं?
मरकरी को हम बोलते हैं स्विफ्ट प्लैनेट, सही बात है। हाँ हाँ भैया सही बात है। वेनस को बोलते हैं मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, सही बात है। अच्छा ये बताओ सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है, हॉटेस्ट प्लैनेट? मार्स को हम बोलते हैं रेड प्लैनेट, जुपिटर को हम बोलते हैं लार्जेस्ट प्लैनेट, सटर्न आपका फेमस है रिंग के लिए, और नेपच्यून होता है ब्लू जाइंट। पांचों सही हैं, 1 2 3 4 5, ऑल 5 आर करेक्ट। चलो एक और सवाल, जल्दी बताओ। Statement 1, Mercury and Venus are the only planet in solar system that do not have any natural satellite. Venus is the hottest planet in the solar system. Uranus is the coldest planet in the solar system. And Earth is the densest planet in the solar system. कौन सा करेक्ट है दोस्तों? पांचों सही हैं, तुम्हें रिवाइज करा रहा हूं। एक सेकंड, चार ही ऑप्शन थे क्या? हाँ तो चारों सही होंगे। नेक्स्ट, तारापुर, कल्पक्कम, नरोरा, तो पता है आपको। नरोरा कहां पर है भाई? नरोरा आपकी यूपी में है, तो फोर्थ का हो गया बी। तारापुर पता ही है आपको महाराष्ट्र में है, तो वन का हो गया सी, वन का सी, फोर्थ का बी। अच्छा दो ऑप्शन। कलप्पम हमारा तमिलनाडु में, ठीक है, ए आंसर। ये आपके न्यूक्लियर पावर स्टेशन हैं और लोकेशन। 43rd यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं, कौन सा करेक्ट है हमारा? 43rd यूनेस्को सेशन आपका समरकंद में हुआ था। वन ऑफ द की आउटकम था सेशन का आपका फॉर्मल अपॉइंटमेंट ऑफ खलीद अल एनीमी एज यूनेस्को के डीजी। किशवाली वॉज रिकॉग्नाइज्ड एन ऑफिशियल यूनेस्को कॉन्फ्रेंस लैंग्वेज। 44th यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस आपकी पेरिस में शेड्यूल्ड थी। पूछा गया था आपको इनमें से हमारा कौन सा है जो आपका हमारा, अच्छा अच्छा नीचे ऑप्शन नहीं मिसेंगे यार, एक सेकंड, इसमें ऑप्शन मिसिंग है यार। तो इसमें तीनों सही है, लेकिन एक सेकंड, इसमें एक रॉन्ग है यार, ये रॉन्ग है। ठीक है, बाकी सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये रॉन्ग है। अब बताओ ये कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई थी? ये कॉन्फ्रेंस दोस्तों कहां पे हुई थी? जल्दी। 341 वाला क्वेश्चन सीडीएस लेवल है, आएगा सीडीएस में। सीडीएस में तो तुम कर ही लोगे यार। हाँ भाई, यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस 2025 लिख लो। अबे ये लिखा तो है लल्लू लाल। अच्छा ये 44th पूछ रहा है ना? 43rd आपके समरकंद में हुई थी, ठीक है। 44th कहां पे हुई है? पर 44th अभी हुई भी या नहीं हुई है, ये बताओ। 44th कहां पे होगी? चाइना में? चाइना में है क्या? नहीं ना, एक बार मैं चेक करता हूँ यार, रुको। 44th यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस, 44th यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस वेन्यू, अभी 43rd हुई थी ना, 44th कहां पे? पेरिस में होगी, ठीक है। एक्सपेक्टेड है अभी, ठीक है, अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, बट ये 25 में नहीं होगी ना, 25 में आपकी 43rd थी, इसलिए रॉन्ग है आपका, ठीक है। चलो अमेंडमेंट बताइए, 52nd अमेंडमेंट से हमने क्या किया था? 2025 में आपकी 43rd हुई थी। 52nd अमेंडमेंट दोस्तों हमारा जो आपका 10th शेड्यूल है उसके लिए था। 73rd था पंचायती राज के लिए, 61st था वोटिंग एज कम करने के लिए। 56 बार मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको रिलेट कर रखे हैं भाई। ऐसे सवाल अगर तुम गलत करके आओगे तो मार खाओगे तुम मुझसे। फाइनेंस कमीशन, अरविंद पनगरिया को मत भूल जाना, 280 आर्टिकल। पार्ट 4 में क्या है आपका? डीपीएसपी है, जो कि इन्फोर्सेबल नहीं होते आपके कोर्ट में, जो कि बस जस्टिसेबल नहीं होते, बस एक मोरल ऑब्लिगेशन होता है आपका। सेकंड थर्ड सही है, पहला रॉन्ग है। द प्रेम्बल कहता है कि स्टेट इन इंडिया विल अश्योर द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू अचीव दिस ऑब्जेक्ट बाय गारंटिंग, क्या गारंटी करके? इक्वल फंडामेंटल राइट टू हर नागरिक को। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में, जिसको बाद में हमने चेंज करके प्रेम्बल में कन्वर्ट कर दिया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस होता है 13 दिसंबर 1946 को। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अडॉप्ट किया नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947 को।
कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों आता है 24 जनवरी 1950 को। हाँ जी। तो ये रॉन्ग है। कब आया था पिक्चर में? 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949। 1 और 2 सही है। एट्थ शेड्यूल में इनमें से कौन सी लैंग्वेज नहीं है? और तीनों मुझे बताओ अमेंडमेंट जो हमने एट्थ शेड्यूल में किया हुआ है आज तक, जवानों जल्दी। तीन हमारे अमेंडमेंट कौन से हैं? उर्दू, इंग्लिश, मैथिली, संस्कृत। 21st अमेंडमेंट पता है ना आपको? 71st अमेंडमेंट कौन करी? मैनपुरी आपका वो नेपाली। 92nd अमेंडमेंट। गुंजी इसमें समझना क्या है? इसमें रखना है, समझना कुछ है ही नहीं। ये आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा लैंग्वेज पार्ट नहीं है। ध्यान रखना, इंग्लिश इज नॉट पार्ट ऑफ आपके एट्थ शेड्यूल। हमारी एट्थ शेड्यूल में आपकी टोटल 22 भाषाएं हैं जिसमें इंग्लिश नहीं है। आर्टिकल 15 डील करता है किससे? तो आर्टिकल 15 में एक्चुअली आप जो भी डिस्क्रिमिनेशन करते हो पब्लिक प्लेसेस में उसको प्रोहिबिट किया गया है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ऑन ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इन सभी ग्राउंड्स पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी इंडिविजुअल के साथ। आर्टिकल 350 रिट पावर पढ़ा रखा है मैंने आपको ऑलरेडी बैच में, एफकैट वालों। बाकी सीरियस वाले आप पढ़ेंगे आगे जाके पॉलिटी में। तो हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी ऑफ। मैंडमस का मतलब होता है ये इशू होता है टू स्टॉप अ लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन। को वारंटो का मतलब होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी। अब भाई ये होता है प्रोहिबिशन, जो यहां पर लिखा गया है दिस इज प्रोहिबिशन। मैंडमस का मतलब होता है कि कोई भी आपका जो गवर्नमेंट का बंदा हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, उसके अगेंस्ट कोर्ट इशू करती है और कोर्ट ये पूछती है उससे कि का भैया तुम अपना काम सही से काहे नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये काम होता है पूछने का आपके। और रिट इशू केवल कर सकता है कौन? केवल रिट इशू कर सकती है आपकी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। वो पूछते हैं अपना काम काहे नहीं कर रहे हो, और आई होप आप अपना काम अच्छे से कर रहे हो। खत्म। आई होप यू लव द क्लास। हाँ भैया, क्या मजा आया है? जल्दी बता दो सब लोग, रिवाइज करने में अफकैट वालों। तो थैंक यू सो मच। कितना घंटे में पढ़ते हुए? आधा घंटा हो गया? अच्छा 2 घंटे हो गए क्या? ठीक है। तो 2 घंटे, राइट। होपफुली मजा आया होगा आपको। चलो ठीक है, मस्त रिवाइज करो, भेज दूंगा मैं आपको, ठीक है। बाकी फाइनल आपको मैं 150 वो मैं टिक करके भेज दूंगा, ठीक। चलो, तो बस वही बात मैं फिर से लास्ट में बोलूंगा कि जो बैच में है खासकर एफकैट वालों, आपने वो हर एक चीज पढ़ी है जो जो आपके सिलेबस में है, जो एग्जाम में आएगी। बस राइट नाउ इस चक्कर में मत पड़ो कि और मैं क्या पढ़ लूं। प्लीज रिवाइज करो, जितना आप रिवाइज करेंगे वही हेल्प करेगा और कुछ हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। कल की करंट अफेयर की पीडीएफ में भेज दूंगा अभी कुछ देर में, और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। टाटा, बाय 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 बाय। सारे अभी बनना नहीं है गौरव भाई, बनाने दो यार। भाई आज बन के कल तक आपको मिल जाएगा बाकी का 150 फाइनल, ठीक है।